सोल लैंड में रीइंकार्नेट होकर मैंने सोचा कि खतरनाक अटैक टाइप सोल मास्टर बनूंगा, लेकिन मेरी हीलिंग सोल अवेकन हो गई। पैसा बर्बाद बहन। सॉरी। ऊपर से देखने में एकदम सीधा साधा 12 विंग्ड प्रेयर एंजल जो सबकी हीलिंग करके सबका चहेता बना फिरता है, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं पता। पीठ पीछे मेरा दूसरा सोल ब्लेजिंग एंजल अनलॉक हो चुका है। अल्टीमेट फायर और अल्टीमेट लाइट का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन कि 95वें लेवल के टाइटल दौलू को भी एक ही पंच में ढेर कर दे। उधर तांग सान झाओ वुजी के सामने अपने छुपे हुए तीरों का रौब झाड़ने में लगा था। मैं पेड़ से टिके टिके उबासियां ले रहा था और उल्टे हाथ में 95वें लेवल के टाइटल दौलू को समन करने वाली कठपुतली दबा रखी थी। अंधेरे में दुबका बैठा तांग हाओ मुझे घूरे जा रहा था। सोच रहा था कि मैं तो बिना किसी कॉम्बैट पावर का लल्लू सा सपोर्टर हूँ। मुझे इन ड्रामेबाजों से बात करने का कोई शौक नहीं था। जैसे ही हॉस्टल जाने के लिए मुड़ा, पीछे से झाओ वुजी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं उसके सामने जाकर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि वह रोने लगा। भाई जल्दी हील कर, दर्द से जान निकल रही है। मैंने बिना किसी नखरे के सोल एक्टिवेट करने की सोची ही थी कि तभी निंग रोंग फुदकती हुई पास आ गई। अरे तभी कहूँ आपका ऑरा इतना प्योर क्यों है? आप तो हीलिंग मास्टर निकले। अभी उसकी चुड़ैल वाली असली साइड बाहर नहीं आई थी। नए लोगों से बस मीठी मीठी बातें कर रही थी। मुझे हैंडसम देखकर खुद ही बात शुरू कर दी। आंखों में हल्की सी चुलबुलाहट थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें हीलिंग चाहिए क्या? मेरी सोल स्किल से एनर्जी भी रिचार्ज हो जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ तो सही आपकी स्किल काम कैसे करती है। रोंगरोंग खुशी से उछल पड़ी। मैंने सोल पावर फ्लो की और 6 जोड़ी दूधिया पंख अचानक खुल गए। हवा में ऐसा बवंडर उठा कि सबके बाल उड़ने लगे। धूल से बचने के लिए सबने हाथ आगे कर लिए। जब हाथ हटाए तो मेरा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। धूप में चमकते 12 पंख पूरे मैदान को पावन बना रहे थे। सुनहरे बाल और गोल्डन ऑरा लिए मैं हवा में तैर रहा था। नीचे खड़े लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भगवान दुनिया के सारे दुख हरने उतरा हो। वाओ, ये कौन सा सोल है? कितना सुंदर है। रोंगरोंग की आंखें तारों जैसी चमक उठी। तभी तांग सान की नजर मेरे पैरों से उठती सोल रिंग्स पर पड़ी और उसके तो तोते उड़ गए। क्या 4000 ईयर सोल रिंग्स? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी सारी रिंग्स पर्पल क्यों हैं? मेरे टीचर ने साफ कहा था कि पहली रिंग की मैक्सिमम लिमिट 423 साल होती है। तुमने ये रूल कैसे तोड़ा? मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। 423 साल? मैंने बस ये नंबर दोहराया और हल्की सी हंसी छूट गई। हवा में तैरते हुए वैसे ही मेरा भारी दबदबा था और मेरी ये हंसी तांग सान को अपनी सीधी बेइज्जती लगी। हंस क्यों रहे हो तुम? तांग सान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आंखें तरेर कर पूछा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बस 2 लफ्ज फेंके, कुछ नहीं। इसके बाद उसे पूरी तरह इग्नोर मार दिया। आंखें मूंद कर सीने पर हाथ जोड़े और प्रेयर पोज में आ गया। फर्स्ट सोल स्किल सेक्रेड लाइट हीलिंग। हल्के सुनहरे रंग के सोल पावर ग्लोब्स हवा में चमके और सटीक निशाने के साथ सबके अंदर समा गए। पलक झपकाते ही सब पर गोल्डन लाइट छा गई। झाओ वुजी के जख्म जादू की तरह भरने लगे और मसल्स में फंसे ड्रैगन विस्कर नीडल्स अपने आप बाहर छिटक गए। निंग रोंगरोंग और झू झूचिंग घायल नहीं थीं, पर सुकून भरी गर्माहट ने उन्हें भी घेर लिया। उफ, रोंगरोंग ने मुंह पर हाथ रखकर धीमी सी आह भरी। उसके गाल लाल पड़ गए। इतना वार्म, इतना रिलैक्सिंग, ये स्किल तो 9 स्टार बेगोनिया से भी तगड़ी है। ये बंदा आखिर है क्या? झू झूचिंग की आंखें भी चमक उठी। स्टार लुओ से हेवन डॉ तक भागते हुए जो थकान और अंदरूनी चोटें जमा हुई थीं, सब छू मंतर हो गईं। पूरा बदन हल्का हो गया। यहाँ तक कि तांग सान के चेहरे का गुस्सा भी कुछ पलों के लिए ढीला पड़ गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। काफी देर बाद मैं आराम से जमीन पर उतरा। सब ठीक हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर तुम्हें हॉस्टल का रास्ता दिखाता हूँ। रोंगरोंग और झू झूचिंग अभी भी उस सुकून में डूबी थीं। हीलिंग अचानक रुकने पर दोनों के चेहरों पर अधूरापन सा दिखा। मैंने उनके एक्सप्रेशंस ताड़ लिए और मन ही मन मुस्कुरा दिया। रुको शाओवू, अभी तक क्यों नहीं जागी? तांग सान अचानक सामने आ धमका। उसके चेहरे पर वही पुरानी बदतमीजी लौट आई। और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी सारी रिंग्स पर्पल क्यों हैं? मेरी भ्रिकुटी तन गई। बेहोश शाओवू पर एक नजर डाली और फिर तांग सान को देखा। उसकी मेंटल पावर बैकफायर हुई है। इसका उसकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, मैं तेरे सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मेरा टोन एकदम फ्लैट था। मैं बिना बात का पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि तांग हाओ पास ही अंधेरे में छुपा बैठा था। एंजल सोल के साथ मैं पहले ही सबकी नजरों में था। तांग सान को ज्यादा रगड़ता तो शायद उसका बाप बाहर कूद पड़ता, लेकिन तांग सान को लगा कि मैं जानबूझकर उसे और शाओवू को नीचा दिखा रहा हूँ। मेरी बात में इतना लॉजिक था कि वो पलटकर कुछ बोल नहीं पाया। काफी देर झेंपने के बाद चिढ़कर बड़बड़ाया, अबे तू तो बस एक हीलर है, इतना चौड़ा किस बात पे हो रहा है? ये सुनते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। हीलर? चौड़ा हो रहा हूँ? माना कि तांग सान की जल भुन गई थी और वह बौखलाहट में बकवास कर रहा था, पर उसकी बात मेरे चुभ गई। सच में एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते इस चिंदी चोर के साथ मेरी दुश्मनी पक्की थी। पहले मैं बस मजे मजे में तांग सान को पेलने की बातें सोचता था, पर आज पहली ही मुलाकात में बिना किसी उकसावे के उसने मुझे अपना जानी दुश्मन मान लिया था। शायद इस दुनिया में मेरा मकसद ही यही है। मैंने तांग सान को अपना असली दुश्मन मान लिया। बिना कुछ कहे बस उसे देखा। मेरी आंखों की नरमी पूरी तरह गायब हो चुकी थी
वहां सिर्फ खुली नफरत और हिकारत थी। ये किस तरह देख रहे हो मुझे? तांग सान मेरे उस लुक से बुरी तरह भड़क गया। तेरा नाम लिनयान है ना? जब से सवाल पूछा है तब से ऐसे औकात दिखाने वाली नजरों से घूर रहा है। 4 रिंग्स वाला सोल सेक्ट लीडर बन गया तो खुद को तोप समझने लगा क्या? बैटल ग्राउंड में अगर हम वॉर मास्टर्स तुझे प्रोटेक्ट न करें तो तेरी टके की वैल्यू नहीं है। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जब दुश्मन बनना तय ही है तो फिर डर किसका? मेरे पास 95वें लेवल का टाइटल दौलू पपेट था, साथ में झाओ वुजी और फ्लेंडर जैसे 2 सोल सेंट्स भी मौजूद थे। चोटिल तांग हाउ सामने आ भी जाता तो भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और पपेट रिलीज करने ही वाला था कि तभी साइड से एक तीखी आवाज गूंजी। तांग सान, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। निंग रोंगरोंग गुस्से में पैर पटकती हुई दोनों के बीच आ गई और सीधे तांग सान की नाक के सामने उंगली तान दी और उसकी नाक पर उंगली रखकर दहाड़ी, अरे हम सपोर्ट सोल मास्टर्स के बिना तुम वॉर मास्टर्स की औकात ही क्या है? मैंने पहली बार किसी वॉर मास्टर को सपोर्ट मास्टर को फालतू बोलते देखा है। खुद को 30 मार खा समझना बंद करो। सोल मास्टर का रोल तक समझ नहीं आता और यहाँ भौंकने चले आए। मैं वो तांग सान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुंह खुला का खुला रह गया पर कोई शब्द नहीं निकला। आखिर में बेइज्जत होकर मुंह बंद करने में ही भलाई समझी, लेकिन रोंगरोंग कहाँ रुकने वाली थी। सोचा था आम इंसान बनकर तुम लोगों से तमीज से पेश आऊंगी, पर बदले में मिली हेकड़ी। अब कोई शरीफ बनने का नाटक नहीं। सुन लो सब, मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की लिटिल प्रिंसेस हूँ। कर दिया मैंने पर्दाफाश। उसकी असली शैतान चुड़ैल वाली साइड पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। 2 कदम चलकर मेरे पास आई, सीधा मेरा हाथ पकड़ा और तांग सान को घूरते हुए बोली, तांग सान, तुझे लगता है तेरा ब्लू सिल्वर ग्रास कोई तोप चीज है? लिनयान की पहली सोल स्किल का असर तेरे से लाख गुना बेहतर है। किस मुंह से उस पर चिल्ला रहा था तू? जोकर कहीं का। वॉर में हीलिंग मास्टर की क्या वैल्यू होती है पता भी है? किस दम पर बराबरी करने चला था उससे? तांग सान का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मुंह फाड़े हकलाता रहा, गले से बस घुरघुराहट निकली। बहुत देर बाद मरे मन से बोला, पर अभी तो तू खुद ही कह रही थी कि मेरा ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत सही है। अरे तो वो तब की बात थी, अब बात अलग है। रोंगरोंग ने ऐसे कहा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सच बोल रही हो। अगर हमेशा पास्ट का ही रोना रोना है तो जब तू पैदा हुआ था तब से आज का कंपैरिजन क्यों नहीं कर लेता? हैंड्स डाउन। तांग सान का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गया। लिनयान, छोड़ो इस बेवकूफ को, इसे सपोर्ट मास्टर की कद्र तक नहीं पता। पूरा वाइब किलर है। रोंगरोंग ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। साफ दिखा रही थी कि वो पूरी तरह मेरी साइड है। मैं खुद थोड़ा हैरान था। मैं तो तांग सान से सीधे 2-2 हाथ करने के मूड में था, पर रोंगरोंग ने बीच में आकर पपेट का एक चांस फालतू वेस्ट होने से बचा लिया। मैं रोंगरोंग के साथ जाने ही वाला था कि पूरी तरह ठीक हो चुका झाओ वुजी अचानक बोल पड़ा, अरे लिनयान, उस छोटे खरगोश को भी जरा हील कर दे भाई, वरना ये यहीं मत्था पच्ची करता रहेगा। मैंने मुड़कर देखा। झाओ वुजी का चेहरा अजीब सा खिंचा हुआ था, जैसे किसी के दबाव में बोल रहा हो। मुझे तुरंत समझ आ गया, पक्का तांग हाओ ने इसे सीक्रेटली धमकाकर मैसेज भेजा होगा। चलो ठीक है, सेकंड सोल स्किल, कामिंग सोल प्रेयर। अरे वाह, आप मेंटल पावर का डैमेज भी ठीक कर सकते हो। ये सोल तो गजब है यार। आपकी बाकी 2 स्किल्स क्या करती हैं? आगे चलकर पता चल जाएगा। मैंने बात टाल दी। मेरी तीसरी और चौथी स्किल शील्ड प्लस हीलिंग और नेगेटिव इफेक्ट्स को प्यूरिफाई करने की थी। थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए। मैंने देखा कि शाओ वू अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई थी, तो स्टैमिना वापस लाने के लिए अपनी पहली स्किल सेक्रेड लाइट हीलिंग भी मार दी। पर बॉडी और मेंटल दोनों एनर्जी का डबल डोज मिलते ही शाओ वू की भ्रिकुटी कस गई, जिस्म अकड़ गया और हाथ पैर ऐसे भिंच गए जैसे किसी मीठे एहसास को रोकने की बेबस कोशिश कर रही हो। उफ, इतना सुकून। क्या ये कोई सपना है? पक्का सपना ही होगा, और अगर सपना है तो फिर शाम ढल चुकी थी। डूबते सूरज की लाली ने पूरे आसमान को लाल कर दिया था। ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे लौट रहे थे। सब इस सुकून के पल का मजा ले रहे थे। तभी एकेडमी के पिछले पहाड़ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। भाई मेरी बात तो सुनो, मुझे सच में लगा कि मैं कोई सपना देख रही थी। चुप रह, मैंने कहा ना, बिल्कुल बकवास बंद कर। श्रेक एकेडमी थी ही कितनी सी। पिछला पहाड़ हॉस्टल से बस 50 मीटर दूर था। दोनों का कलेश सबको साफ साफ सुनाई दे रहा था। लड़कियों के कमरे में बैठी निंग, रोंगरोंग और झू झूचिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में जलन और हसरत साफ दिख रही थी। उधर लड़कों के कमरे में दाई मुबाई, माँ होंगजुन और ऑस्कर तीनों एक साथ मेरी तरफ मुड़े। दाई मुबाई बोला, भाई तेरे हिसाब से तूने सिर्फ तांग सान से पंगा ही नहीं लिया, बल्कि उसकी बंदी को नींद में ही मजे दिला दिए। माँ होंगजुन ने माथा पीटा, भाई तू तो गया, दुश्मनी पक्की हो गई तुम्हारी, अब संभल के रहियो। ऑस्कर ने ठंडी सांस भरी, यार हम सपोर्ट मास्टर्स का दर्द कोई नहीं समझता। बंदे को ठीक करने जाओ तो भी आफत। ये तो सीधे मेडिकल ड्रामा बन गया। तीनों अपनी अपनी हाँकने लगे। कोई मजे ले रहा था तो कोई हमदर्दी दिखा रहा था। मैं चुप रहा। 3 साल पहले जब मैं दुनिया घूमते हुए लोगों को हील कर रहा था, तब फ्लेंडर मुझे जबरदस्ती पकड़कर श्रेक ले आया था। इन सालों में दाई मुबाई और माँ होंगजुन को न जाने कितनी बार हील किया, पर इन दोनों से मिलने वाली बिलीफ एनर्जी इतनी कम थी कि पूछो मत। किसी आम इंसान को ठीक करो
तो 0.1 लेवल सोल पावर बढ़ती थी, पर इन दोनों को हील करने पर मुश्किल से 0.01 लेवल। ये लोग तो मेरी हीलिंग को अपना हक समझ बैठे थे, कोई थैंकफुलनेस नहीं थी। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बहुत कैजुअल होकर कहा, मैंने शुरू से लेकर अब तक कुछ गलत नहीं किया। तांग सान को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं अपने दम पर साफ हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। माँ होंगजुन ने ज्ञान पेलने वाला चेहरा बनाया। अरे मेरे भाई, वो वॉर मास्टर है, तेरा साफ दिल किस काम का? मैंने सुना है वो बड़े घटिया पैंतरे आजमाता है। झाओ सर तक उसके चक्कर में पिस गए थे। तू तो अपनी सलामती की दुआ ही मांग। ऊपर से सलाह दे रहा था, पर अंदर से चाह रहा था कि तांग सान से मेरा फसाद हो जाए। मैं उसके फालतू ड्रामे को इग्नोर करके कमरे में सिस्टम का रिवॉर्ड क्लेम करने जा ही रहा था कि तभी दाई मुबाई माँ होंगजुन पर बरस पड़ा। साले मोटे, क्या बकवास कर रहा है तू? लिन यान ने इतने सालों में हमें कितनी बार हील किया है, भूल गया? अब उस पर बात आई है तो तू ताने मार रहा है? माँ होंगजुन हकबका गया, झेपते हुए बोला, अरे भाई, मैं ताने नहीं मार रहा था, बस अलर्ट कर रहा था। बस कर। दाई मुबाई ने उसे डांट कर चुप कराया और पूरी संजीदगी से मेरी तरफ देखा। लिन यान, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तांग सान ने अगर तुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो पहले उसे दाई मुबाई से निपटना पड़ेगा। माँ होंगजुन ने तुरंत पलटी मारी। हाँ भाई, मेरा भी वही मतलब था, बस बात गलत निकल गई। दिल पे मत लियो यार। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा और 1 सेकंड में दाई मुबाई का गेम समझ गया। ये शातिर बंदा मुझे अपना पर्सनल हेल्थ पैक बनाकर रखना चाहता था। स्टार लुओ की रॉयल फैमिली का खून था, लोगों के इमोशंस से खेलना अच्छे से जानता था। अगर मेरे पास सिस्टम ना होता तो शायद मैं भी इस ड्रामे में पिघल जाता। लिन यान, सच बताऊं तो इतने सालों में अगर तू ना होता तो मेरी बॉडी में कितने अंदरूनी जख्म भर जाते। तेरे होने की वजह से ही हम सोल एरिना में बिना डरे लड़ पाते हैं। दाई मुबाई जोश में आकर खड़ा हो गया। खिड़की से आती शाम की धूप उस पर पड़ रही थी, आधा चेहरा लाल, आधा अंधेरे में। लग रहा था जैसे कोई सच्चा यारों का यार खड़ा हो। उसने मेरी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से तू मेरा सबसे जिगरी यार है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। भाई माना है तो बस दिल से माना है। माँ होंगजुन तुरंत पीछे से बोला, बॉस दाई, मुझे भी गिन लो। ऑस्कर ने भी सिर हिलाया। हाँ भाई, मैं भी। मैंने दाई मुबाई की इस झूठी एक्टिंग और माँ होंगजुन व ऑस्कर के उस ब्लैंक चेहरे को देखा और मेरी हंसी छूट गई। दाई मुबाई को लगा कि मैं इमोशनल होकर मुस्कुरा रहा हूँ, जबकि अंदर से मुझे उसकी इस नौटंकी पर सिर्फ तरस आ रहा था। पर चलो, इन लोगों की फिरकी लेने में भी अपना अलग ही मजा था। मैं उठ खड़ा हुआ, तीनों के मिले हुए हाथों पर अपना हाथ रखा और फुल इमोशनल ड्रामा करते हुए बोला, भाई माना है तो बस दिल से माना है। आधी रात को पूरी एकेडमी में सन्नाटा पसर चुका था। मैं अपने उस प्राइवेट कमरे में लौट आया जो मैंने गांव वालों को पैसे देकर अलग से बनवाया था। रात को स्पेशल दवाइयां लेने का सीक्रेट लीक न हो जाए, इसलिए मैं शेयर्ड हॉस्टल में नहीं रहता था। कमरा छोटा था पर एकदम चकाचक, और उसमें मेरी पिछली जिंदगी की यादों वाले कुछ जुगाड़ भी रखे थे, जैसे बर्फ रखने वाला थर्मस और गर्म पानी की थैली। चांद की रोशनी बिस्तर पर बिखर रही थी। मैंने गहरी सांस ली, सिस्टम पैनल खोला और मेरे होठों पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। पहले फ्लेंडर मुझे बिना कॉम्बैट पावर का समझकर जबरदस्ती श्रेक में कैद कर लिया था। दाई मुबाई और उसके चमचे मुझे मुफ्त का टूल समझकर इस्तेमाल करते रहे, और आज पहली ही मुलाकात में तांग सान ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया, सिर्फ इसलिए कि इन सबको लगता था कि मैं बस एक लाचार हीलिंग मास्टर हूँ। पर अब पूरा गेम पलटने वाला था। सामने तैरती नीली लाइट वाली स्क्रीन पर मेरी नजरें टिक गईं, आंखों में एक कातिलाना चमक थी। क्या आप अभी चॉइस अनलॉक करना चाहते हैं? एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल। स्क्रीन पर तुरंत अनगिनत सोल्स की लिस्ट चमक उठी। ब्लू सिल्वर ग्रास और सिकल से लेकर सी गॉड और 6 विंग्ड एंजल तक। पूरे दौलू महाद्वीप में जितने भी सोल्स थे सब मौजूद थे, और कुछ तो ऐसे थे जिनका नॉवेल्स में जिक्र तक नहीं था। मैंने बिना एक पल गंवाए सर्च बार में टाइप किया, एंजल। ट्विन सोल्स में कंपैटिबिलिटी ही सबसे बड़ा खेल होती है। मेरे पास पहले से एक एंजल सोल था, तो दूसरा भी एंजल सीरीज का होना सबसे बेस्ट था। गोल्डन ड्रैगन किंग या सिल्वर ड्रैगन किंग कितने भी धांसू क्यों न हो, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी तो सब कचरा था। सर्च दबाते ही सारे एंजल सोल स्क्रीन पर फिल्टर हो गए। 6 विंग्ड एंजल, सेक्रेड एंजल, हीलिंग एंजल, और यहाँ तक कि मेरा मौजूदा प्रेयर एंजल भी। मैंने थोड़ा सोचा और 6 विंग्ड एंजल व उसकी ब्रांच सेक्रेड एंजल को सीधे रिजेक्ट कर दिया। सीधी सी बात थी। 6 विंग्ड एंजल की लेगेसी कियान दाओल्यू के हाथों से होकर जाती है। उसकी अपनी सगी पोती कियान रेनक्सुई मौजूद है, तो वो भगवान बनने का चांस मुझे तो देने से रहा। चुनना ही है तो ऐसा चुनो जिसका 6 विंग्ड एंजल से कोई लेना देना न हो, बल्कि जो उसका कट्टर विरोधी हो। मैंने स्क्रीन स्क्रॉल की और तुरंत 2 ऑप्शंस पर नजरें टिक गईं, फॉलन एंजल और ब्लेजिंग एंजल। पहला डार्क पर्पल और गोल्डन बॉर्डर में चमक रहा था, दूसरा धधकते सुनहरे लाल पंखों के साथ। फॉलन एंजल, अल्टीमेट डार्कनेस एट्रीब्यूट। सेक्रेड एंजल का सीधा एंटीडोट, कर्स, करप्शन और शैडो डोमेन पर पूरा कंट्रोल। लाइट सोल्स को पूरी तरह दबा देता है। ब्लेजिंग एंजल, अल्टीमेट लाइट और अल्टीमेट फायर एट्रीब्यूट। किसी तारीफ का मोहताज नहीं, इसके हमेशा धधकते पंख तुम्हें इंसानी सीमाओं से परे ले जाते हैं। ये सोल खुद अपनी सोल रिंग्स बनाता है, जो ताकत बढ़ने के साथ अपने आप इवॉल्व होती रहती हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। इसमें सोचना ही क्या था, आधा सेकंड भी सोचना सिस्टम की तौहीन होती। फॉलन एंजल मेरे मौजूदा प्रेयर एंजल से क्लैश करता और लाइट एट्रीब्यूट की वजह से दब जाता।
वहीं ब्लेजिंग एंजल न सिर्फ पूरी तरह मैच कर रहा था बल्कि अपनी सोल रिंग्स खुद बनाकर उन्हें इन्वॉल्व भी कर सकता था। एकदम परफेक्ट पैकेज। और इसका डिस्क्रिप्शन देखकर लग रहा था कि इसमें किसी गॉड की गद्दी छीनने की जरूरत नहीं थी। ये बिलीफ एनर्जी के दम पर खुद का नया गॉड थ्रोन बना सकता था। कियान दाओल्यू के तलवे चाटने का कोई झंझट ही नहीं। मैं ब्लेजिंग एंजल चुनता हूँ। मेरी आवाज में पक्का इरादा था। उंगली सीधे ब्लेजिंग एंजल के ऑप्शन पर जा टिकी। सेकंड सोल ब्लेजिंग एंजल सक्सेसफुली अनलॉक्ड। सिस्टम की आवाज गूंजते ही आसमान से एक खौफनाक और पवित्र एनर्जी सीधे मेरे शरीर में उतर आई। पलक झपकाते ही मेरा ब्लेजिंग एंजल सोल एक्टिवेट हो गया। उस छोटे से कमरे में आग की लपटों से घिरे 6 जोड़ी सुनहरे लाल पंख धमाके के साथ खुल गए। कमरे का सामान उड़कर इधर उधर बिखर गया। भयंकर गर्मी से कपड़े सुलगने लगे और मेटल की चीजें तक पिघलने की कगार पर आ गईं। पैरों के नीचे रहस्यमयी डिजाइन्स वाली 4 पर्पल सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठीं और एक रिदम में घूमने लगीं। मैंने एक गहरी सांस ली। असली पावर की फीलिंग यही होती है। लाजवाब। ब्लेजिंग एंजल का बफ पूरे जिस्म में दौड़ गया। रग रग में ताकत का ऐसा सैलाब उमड़ा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने मुट्ठियां कसकर भींच लीं। अंदर से एक बेखौफ कॉन्फिडेंस फूट पड़ा। लेवल 47। दूसरा सोल जागने और 4000 ईयर सोल रिंग्स के खुद पैदा होने से मेरा लेवल सीधे 42 से 47 पर छलांग मार गया। इसके अलावा मेडिटेशन से कल्टीवेट करने का रास्ता भी खुल गया। अब लोगों को हील करके बिलीफ एनर्जी सोखने के साथ साथ मेरे पास कल्टीवेशन के 2 रास्ते थे। मजा आ गया। पहले लगता था कि डबल अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स की वजह से स्पीड स्लो हो जाएगी, पर अब अगर कायदे से मेहनत की तो दोनों तरीकों को मिलाकर मैं किसी भी नॉर्मल बंदे से आगे निकल जाऊंगा। ब्लेजिंग एंजल क्या गजब चीज हाथ लगी है। इतने साल सिर्फ सपोर्ट मास्टर बनकर झेलता रहा, अब जाकर असली तबाही मचाने का टाइम आया है। तांग सान, फ्लेंडर बेटा अब आएंगे तुम्हारे अच्छे दिन। बिखरे हुए कमरे में खड़े होकर मैंने खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान की तरफ देखा, जैसे सामने मेरे वो सारे दुश्मन खड़े हों। उसी वक्त श्रेक अकेडमी के पिछले पहाड़ पर। मालिक अब तो सारा गुस्सा उतर गया होगा, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? तांग हाओ के हाथों बुरी तरह पिटा हुआ झाओ वुजी सूजे हुए चेहरे के साथ गिड़गिड़ा रहा था। सामने 10 लाख साल की सोल रिंग वाला टाइटल दौलू खड़ा हो तो जान बचाने के लिए दांत निपोरने ही पड़ते हैं। झाओ वुजी के सीने में आग लगी हुई थी। दिन में तांग सान पर इतना रहम खाया और रात को उसी के बाप ने बच्चे को सताने का इल्जाम लगाकर कूट दिया। बाप बेटे दोनों एक नंबर के एहसान फरामोश और दबंग थे। तांग हाओ ने भीगी बिल्ली बने झाओ वुजी और हाथ जोड़े खड़े फ्लेंडर पर एक नजर डाली। चेहरे पर हल्का सा घमंड लाते हुए रूखेपन से बोला, दफा हो जाओ। दोनों को लगा कि जान बची। उल्टे पैर मुड़ने ही वाले थे कि तांग हाओ की भारी आवाज दिमाग में गूंजी, रुको। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सड़े मुंह के साथ वापस घूमे। तांग हाओ ने गला खंकारते हुए पूछा, वो लिन यान नाम का लड़का, उसका क्या बैकग्राउंड है? लिन यान। फ्लेंडर सकपका गया। बिना ज्यादा सोचे तुरंत सच उगल दिया, मालिक वो लिन यान मुझे बाहर घूमते हुए मिला था। टैलेंटेड हीलिंग मास्टर था तो मैं उसे जबरदस्ती एकेडमी में खींच लाया। बोलते बोलते वो थोड़ा झेंप गया। तांग हाओ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पूरे महाद्वीप में सिर्फ स्पिरिट हॉल के कियान खानदान के पास एंजल सोल था। दिन में जब उसने लिन यान का 12 पंखों वाला प्रेयर एंजल देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। शुक्र था कि उसमें शुद्ध लाइफ एनर्जी थी और कोई विंड ब्लेड नहीं था जो 6 विंग्ड एंजल से काफी अलग था। उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, वो लड़का स्पिरिट हॉल का तो नहीं है? फ्लेंडर को तांग हाओ और स्पिरिट हॉल की पुरानी दुश्मनी याद आ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कसम खाई, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कहता हूँ, वो अनाथ है और उसका स्पिरिट हॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसे डर था कि कहीं तांग हाओ का गुस्सा लिन यान पर न फूट पड़े। आखिर लिन यान एकेडमी का सबसे काम का ब्लड बैंक था। माँ होंगजुन की आग शांत करने के लिए उसकी सख्त जरूरत थी और वैसे ही वो उसे खुद उठाकर लाया था। तांग हाओ ने ठंडी हुंकार भरी, बड़े आए भले प्रिंसिपल बनने वाले। मेरी और स्पिरिट हॉल की दुश्मनी जानते हुए भी उसकी गारंटी ले रहे हो। जाकर शाओ सान को बोल देना लिन यान के साथ हर हाल में बनाकर रखे। फ्लेंडर ने जब उसे इतना सीरियस देखा तो तुरंत हामी भर दी, मालिक आप बेफिक्र रहो, मैं लिन यान को खुद तांग सान के करीब लाऊंगा। आगे चलकर शाओ सान की सेफ्टी में कोई कसर नहीं छूटेगी। तांग हाओ की आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने करीब लाने को नहीं, लिन यान को तांग सान का चमचा यानी सबऑर्डिनेट बनाने को कहा है। तांग सान पूरे महाद्वीप का दूसरा ट्विन सोल जीनियस है। आगे चलकर स्पिरिट हॉल को जड़ से उखाड़ने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होगी। लिन यान का टैलेंट ठीक ठाक है, वह एक वफादार सिपाही की तरह काम आ सकता है। तुझे उसका ब्रेन वॉश करके उसे तांग सान का गुलाम बनाना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे कभी 4 सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन हाउतियान सेक्ट की गुलामी करते थे। समझ आया? फ्लेंडर ने मन ही मन उसे गालियों से नवाजा। बड़ी मुश्किल से टैलेंटेड लौंडे ढूंढ कर लाओ और सारे तांग सान की चाकरी में लगा दो। पर इस वक्त पंगा लेना मतलब सीधे मौत थी। उसने अपने अंदर का गुस्सा दबाया और झुककर बोला, मालिक आप निश्चिंत रहें, मैं उसका माइंडसेट वैसे ही तैयार करूंगा। तांग हाओ ने तसल्ली से सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तू समझदार आदमी है। जब शाओ सान अपना बदला पूरा कर लेगा तो स्पिरिट हॉल के मलबे से तुम्हें और झाओ वुजी को भी मलाई चखने को मिलेगी। आज के लिए काफी है, याद रखना शाओ सान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी मालिक,
बिल्कुल। अगले पूरे दिन मैं अपने कमरे में बंद रहकर नए सोल और सिस्टम के क्राफ्टिंग बेंच को खंगालता रहा। शाम होते होते मुझे अपनी नई पावर्स का पूरा अंदाजा हो चुका था। ब्लेजिंग एंजल एक अटैक टाइप सोल था जिसमें अल्टीमेट लाइट, अल्टीमेट फायर और सेक्रेड, ये 3 धांसू एट्रीब्यूट्स थे। 4000 ईयर रिंग्स की स्किल्स कुछ ऐसी थीं। पहली स्किल होली स्वॉर्ड, सोल पावर से बनी तलवार से सीधा मुकाबला। दूसरी स्किल सेक्रेड लाइट ब्लेसिंग, लगातार सोल पावर खर्च करके अटैक, डिफेंस और स्पीड में 100% का सीधा बफ। द तीसरी स्किल फ्लेम लाइट एग्जीक्यूशन, दुश्मन को मार्क करके आग और रोशनी का पिंजरा बनाना जो डैमेज और कंट्रोल दोनों देता था। चौथी स्किल ब्लेजिंग जजमेंट, दुश्मन के पैरों तले बड़ा सा लाइट सर्कल बनाकर जबरदस्त ब्लास्ट करना। प्रेयर एंजल की तरह ही 50वें लेवल पर पहुंचते ही ये रिंग्स अपने आप 10,000 ईयर ब्लैक में बदल जाएंगी और स्किल्स की पावर बढ़ जाएंगी। बस फर्क इतना था कि प्रेयर एंजल की पहली 2 रिंग्स 100 ईयर थीं, जो लोगों की बिलीफ एनर्जी सोखकर पर्पल बनी थीं। मुझे अभी पक्का नहीं पता था कि ब्लेजिंग एंजल की रिंग्स भी उसी तरह अपग्रेड होंगी या नहीं। रही बात सोल टूल क्राफ्टिंग बेंच की, बस मटेरियल डालो और स्क्रीन पर वो सारे टूल्स दिखने लगते थे जो बन सकते थे, या फिर सीधा नाम सर्च करके मटेरियल डालो और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर। तांग सान के हाथ से घिस घिस कर हथियार बनाने से लाख गुना आसान। बस एक पंगा था, हाई लेवल टूल्स बनाने के लिए पहले लो लेवल टूल्स बनाकर प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती थी। धत्त तेरे की, सोल पिस्टल बनाने के लिए लेवल 2 प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब पहले ढेर सारा रेयर मेटल जुगाड़ना पड़ेगा। सिस्टम स्क्रीन पर एरर देखकर मैंने चिढ़कर सिर खुजलाया। लो लेवल टूल्स से प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करने के लिए बहुत सारा रेयर मेटल चाहिए था। जेब में पैसा हो तब भी मंगाने में 1-2 हफ्ते लग जाते। मेरा बड़ा मन था कि जल्दी से एक हाथ वाली तोप बनाकर मजे लूं। अरे हाँ, तांग सान साले ने नोटिंग एकेडमी में इतने साल गुजारे हैं, पक्का उसने रेयर मेटल्स का बड़ा जखीरा दबा रखा होगा। अगर उसका पूरा माल ही उड़ा लूं तो। लिनियान, अरे ओ भाई, हम बैटल एरिना जा रहे हैं, तू चलेगा क्या? बाहर से माँ होंगजुन की चीख सुनाई दी। हाँ आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक। मैंने सिस्टम पैनल बंद किया और कमरे से बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही देखा कि निंग रोंग रोंग रोती हुई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने माँ होंगजुन की तरफ मुड़कर पूछा, इसे क्या हुआ भाई? माँ होंगजुन ने चुगली वाले अंदाज में मुंह बनाया, अरे वो 7 ट्रेजर की महारानी है ना, दोपहर में प्रिंसिपल का टास्क पूरा नहीं किया और ऊपर से हेकड़ी दिखा रही थी। दोनों में जमकर गाली गलौज हुई और वो तो प्रिंसिपल को धमकी देकर आ गई। भाई बहुत खतरनाक बंदी है। उसकी आंखें बंद दरवाजे पर टिकी थीं, पूरा मजा ले रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। प्रिंसिपल को बोल थोड़ा वेट करें, मैं जरा देख कर आता हूँ। अरे लिनयान, उस ड्रामेबाज के मुंह मत लग भाई, फालतू में अपने लिए मुसीबत मोल लेगा। तू चिल कर, संभाल लूंगा। मैं बिना रुके सीधा लड़कियों के हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। सिस्टम के मुताबिक कल ही रोंगरोंग का अफेक्शन लेवल 70% पहुंच चुका था। इस वक्त उसे पटाना सबसे आसान था। अगर ये मिशन पूरा हुआ तो स्पेशल चार्म्स के साथ साथ सोल बोनस या अमर जड़ी बूटियां भी मिल सकती थीं। इस वक्त वो पूरी टूटी हुई थी, सांत्वना की सख्त जरूरत थी। इंप्रेशन जमाने का इससे सॉलिड मौका नहीं मिल सकता था। आज ही काम पक्का हो सकता था। ठक ठक ठक, दरवाजा 3 बार खटखटाया। अंदर से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई, कोई जवाब नहीं। आधा मिनट रुकने के बाद मैंने आवाज दी, अगर कुछ नहीं बोलेगी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर से फिर भी कोई मनाही नहीं आई। मैंने इसे हाँ समझा और पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से धकेल दिया। कोई रुकावट नहीं हुई तो मैं आराम से अंदर चला गया। कमरे में हल्का अंधेरा था। निंग रोंग रोंग बिस्तर पर सिमट कर बैठी थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और गालों पर आंसुओं के निशान थे। एकदम लाचार और मासूम लग रही थी। लिनयान, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? पागल है क्या? बिल्कुल नहीं। जब देखा कि वह गुस्सा नहीं कर रही तो मैंने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। आवाज एकदम सॉफ्ट करते हुए बोला, कल तूने तांग सान के सामने खड़े होकर मेरा साथ दिया था। हम दोस्त हैं तो बस तेरा हाल चाल पूछने आ गया। दोस्त? रोंग रोंग की पलकें झपकी। पक्का फ्लेंडर ने दोस्ती के नाम पर ही उसे जलील किया होगा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फ्लेंडर बुढ़ापे में भी वही माइंड गेम्स खेल रहा था। ओरिजिनल स्टोरी में रोंग रोंग को इमोशनली तोड़कर श्रेक का टूल बना दिया गया था। इतनी बड़ी प्रिंसेस होते हुए भी आखिर में अपने ही परिवार को नहीं बचा पाई। चाहे सिस्टम के रिवॉर्ड्स के लिए हो या तांग सान की लंका लगाने के लिए, रोंग रोंग को अपनी साइड खींचना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने उसकी चमकती आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे लड़कियों को चुप कराना ठीक से आता नहीं, तो क्या तू ऐसा मान सकती है कि मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलकर तुझे समझा दिया है और अब तेरा मूड एकदम चकाचक हो गया है? रोंग रोंग भौचक्की रह गई। उसे लगा उसने गलत सुन लिया। मुझे इतना सीरियस देखकर वो और कंफ्यूज हो गई और उसने वही लाइन धीरे से खुद दोहराई। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ, बस तेरा ध्यान भटकाना चाह रहा था। बता, अब थोड़ा हल्का लग रहा है या नहीं? रोंग रोंग मेरे गोरे हैंडसम चेहरे और उस खिली हुई स्माइल को देखती ही रह गई। उसकी दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए मिस हो गई। वैसे तो मैं हमेशा सोल एक्टिवेट करके नहीं रखता था, पर सुनहरे बाल और चमकीली आंखें मुझे एक डिवाइन लुक देती थीं और इस कमजोर घड़ी में यह सीधा उसके दिल पर लगा। उसे सुन्न खड़ा देखकर मैंने ही बात आगे बढ़ाई। चल अब बहुत हुआ। 7 ट्रेजर की छोटी प्रिंसेस किसी ऐरे गहरे की बातों में आकर खुद पर शक करने लगे। ये शोभा नहीं देता। चल, मैं तेरी थकान और मेंटल स्ट्रेस दूर कर देता हूँ। मैंने अपना प्रेयर एंजल एक्टिवेट किया। 12 पंख खुलते ही पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। फर्स्ट सोल स्किल
सेक्रेड लाइट हीलिंग, सेकंड सोल स्किल, कामिंग सोल प्रेयर। पवित्र रोशनी ने कमरे के अंधेरे के साथ साथ रोंगरोंग के दिल का सारा दर्द भी मिटा दिया। हवा में तैरते हुए मेरे पंखों को देखकर रोंगरोंग से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वह सीधे आगे बढ़ी और लिपटकर मुझे गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। उफ। फ्लेंडर ने कहा कि मुझे कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा और बाकी सब भी मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। डिंग निंग रोंगरोंग का अफेक्शन लेवल 99%, बस 1% और। बहती गंगा में हाथ धोने का फॉर्मूला सच में काम कर गया था। मेरे चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई और मैंने धीरे से उसे अलग किया। कमर पर रखे हाथ को हल्का सा पीछे खींचा। आंखें चार हुईं। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। रोंगरोंग के गाल टमाटर जैसे लाल पड़ गए, सांसें भारी होने लगीं और उसने मदहोश होकर धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। चलो अब मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। थोड़ी देर में प्रिंसिपल और बाकी सबके साथ बैटल एरेना भी जाना है। मेरा टोन एकदम नॉर्मल और वही पहले जैसा शांत था। रोंगरोंग एकदम से फ्रीज हो गई। आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैंने उसे संभालकर आराम से बिस्तर पर बिठा दिया। जब तक वह हक्की बक्की बैठी थी, मेरे पैरों तले 2 सोल रिंग्स चमकी। कलाई घुमाकर मैंने 2 चमकते सुनहरे पंख बनाए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। इन 2 फेदर्स में मेरी हीलिंग स्किल्स भरी हैं। बस हथेली में दबाकर रखना, जरूरत पड़ने पर एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। रोंगरोंग ने वो पंख कसकर पकड़े और मुंह उठाकर देखा। जा रहे हो? तो क्या रात को वापस आकर थोड़ी देर और बैठोगे मेरे पास? मैंने भौहें मटकाई और मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब भी मूड ऑफ हो आकर बात कर सकती हो। मैं सुनने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। चलो फिर मैं निकलता हूँ, बाहर सब वेट कर रहे होंगे। बाय बाय। जैसे ही मेरी परछाई दरवाजे से बाहर हुई, खट से दरवाजा बंद हो गया। रोंगरोंग ने हाथों में पंख दबाए, जलते गालों के साथ मन ही मन मुझे कोसा। कमीना कहीं का। इस मिस रोंगरोंग ने इतना क्लियर हिंट दे दिया, फिर भी बंदा आगे नहीं बढ़ा। उफ, काश ये वॉर मास्टर होता। खैर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। डैड और दोनों दादाजी मुझे इतना लाड़ प्यार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं इसे अपने छोटे नवाब की तरह पाल लूंगी। दूसरी तरफ मैं फ्लेंडर और बाकी लड़कों से मिला और हम सब सोटो ग्रेट बैटल अरीना के लिए निकल पड़े। दिमाग में अभी भी रोंगरोंग का वही चेहरा घूम रहा था। सच कहूं तो उस वक्त किस करने का पूरा मूड था, पर अभी भी 1% अफेक्शन बाकी था। बड़ी मछली फंसाने के लिए डोर लंबी छोड़नी पड़ती है। पहले उसकी उम्मीदों को पीक पर ले जाओ, फिर हाँ बोलो। 7 ट्रेजर सेक्ट के सख्त रूल्स भी इस बिगड़ैल शहजादी की जिद के आगे पानी भरेंगे। बैटल एरिना पहुंचकर बाकी सब रजिस्ट्रेशन के लिए भागे। मैंने अपने स्टोरेज टूल से एक पुरानी मेज, कुर्सी और टेबल क्लॉथ निकाला और मजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में अपनी दुकान सजा दी। काउंटर पर बैठी सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने भी हाथ बंटा दिया। सेटअप होते ही टेबल क्लॉथ पर लिखे बड़े बड़े अक्षर चमकने लगे। ऑल राउंडर हीलिंग सोल मास्टर, बाहरी चोटों का इलाज, 5 गोल्ड सोल कॉइन्स प्रति बार, मेंटल पावर डैमेज का इलाज, 10 गोल्ड सोल कॉइन्स प्रति बार, गंभीर चोटों का इलाज, 100 गोल्ड सोल कॉइन्स प्रति बार। नोट, लेवल 30 से ऊपर वाले हर एक्स्ट्रा लेवल पर एक गोल्ड कॉइन अलग से लगेगा। तांग सान, शाओवू और झू झूचिंग तीनों के तोते उड़ गए। ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? बैटल एरिना में ठेला लगा रहा है? फ्लेंडर ने समझाते हुए कहा, ये हीलिंग मास्टर है, सीधे लड़ तो सकता नहीं। यहाँ स्टॉल लगाने से जेब भी भर जाती है और स्किल्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है। उसे क्या पता था कि मेरी सोल पावर लोगों की बिलीफ एनर्जी से बढ़ती है। वो तो बस मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ रहा था। मैं आराम से कुर्सी पर पसर कर बैठ गया। तांग सान ने अजीब नजरों से फ्लेंडर को देखा। आप लोगों को डर नहीं लगता कि इसे कोई चोट पहुंचा देगा? ये सिर्फ एक हीलर है, कॉम्बैट पावर 0 है इसकी। इसे यहाँ अकेला छोड़ना सेफ है क्या? ये सुनते ही सबने तांग सान को ऐसे देखा जैसे कोई जाहिल नमूना खड़ा हो। तांग सान खुद थोड़ा झेंप गया। दाई मुबाई एक कदम आगे बढ़ा। उसका 2 मीटर लंबा भारी भरकम शरीर सीधे तांग सान पर हावी हो गया। तेरी सोच बड़ी खतरनाक है भाई। तांग सान की आंखें फटी। क्या मतलब? दाई मुबाई ने आंखें सिकोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक नापा। सदियों से नियम है कि जंग में भी मेडिकल टीम पर हाथ नहीं उठाते। फिर ये तो जान बचाने वाला हीलिंग मास्टर है। पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड का अनकहा कानून है ये। यहाँ तक कि डार्क सोल मास्टर्स भी हीलर पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तांग सान, तू ये सब बोलकर क्या साबित करना चाह रहा है? तेरा लिन यान को लेकर कोई उल्टा सीधा इरादा तो नहीं है? दाई मुबाई का टोन बर्फ की तरह ठंडा था। लिन यान उसका फिक्स किया हुआ स्ट्रैटेजिक एसेट था। उसके दम पर दाई मुबाई और झू झूचिंग के स्टार लुओं के तख्त पर बैठने के चांस बढ़ रहे थे। तो वो तांग सान को कोई नौटंकी कैसे करने देता? तांग सान बुरी तरह हड़बड़ा गया। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न था। उसकी पिछली दुनिया के तांग सेक्ट का रूल था, सबसे पहले दुश्मन के डॉक्टर को टपकाओ। पर यह फंडा दौलू महाद्वीप के उसूलों के बिल्कुल उलट था, इसलिए उसकी बात यहाँ सबको चुभ गई। आखिर में उसे बेइज्जत होकर माफी मांगनी पड़ी। दाई मुबाई ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, तेरा कोई गंदा इरादा न हो तो ही बेहतर है। तुझे साफ बता दूं, अगर तूने लिन यान पर हाथ उठाने की सोची भी तो हमारी तो छोड़, इस पूरे एरिना में जितने लोगों का उसने इलाज किया है ना, वही तुझे कच्चा चबा जाएंगे।
तांग सान ने चुपचाप सिर झुका लिया। दाई मुबाई मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आवाज एकदम मक्खन जैसी हो गई। लिन यान, तू आराम से यहाँ बैठ, कोई भी पंगा हो सीधा प्लेयर्स लाउंज में आ जाना, तेरे भाई लोग बैठे हैं पीछे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थैंक्स भाई, मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम लोग दिल लगा के लड़ो, चोट वोट लगे तो आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ। मैं एकदम सीधा साधा मासूम गाय बन गया, जिससे बाकी लोगों के दिल में तांग सान के लिए नफरत और बढ़ गई। थोड़ी ही देर में सब रजिस्ट्रेशन कराकर अंदर चले गए। स्टॉल पर सिर्फ मैं और वो रिसेप्शनिस्ट मेंग कियान बचे। मेंग कियान दिखने में कमाल थी, कर्वी फिगर, पर्पल बालों की पोनीटेल और टाइट यूनिफॉर्म में उसका गोरा रंग और खिल रहा था। हम दोनों मजे से गप्पे मारने लगे और मेरी फनी बातों पर वह हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। कियान दीदी, एक पहेली बूझो। एक बार एक चिड़िया ने नदी किनारे तिनकों का घोंसला बनाया। हवा से घोंसला नदी में गिर गया। जलपरी ने सोने और चांदी का घोंसला दिखाकर पूछा कि उसका कौन सा है। ईमानदार चिड़िया ने क्या जवाब दिया होगा? मेंग कियान ने दिमाग पर जोर डाला। शायद ची ची ची। मैंने सिर हिलाया। अरे नहीं, हिंट देता हूँ। चिड़िया बहुत ईमानदार थी, उसे सिर्फ अपनी चीज चाहिए थी। तभी एक आदमी खून से लथपथ लंगड़ाता हुआ वहां आ गिरा। उसका एक हाथ टूटा हुआ लटक रहा था और चारों तरफ खून की भयंकर बदबू फैल गई। अरे भाई छोड़ो पहेली, जल्दी जल्दी इलाज करो, मेरा दम निकल रहा है। मैंने तुरंत सोल एक्टिवेट किया। कोई सीन नहीं है भाई, पर इस लेवल की चोट के 100 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। सामने खड़े दोनों लोग सकपका गए, उनके चेहरे पर लाचारी छा गई। साथ आई पतली लंबी कैट। सिस्टर ने झिझकते हुए दबी आवाज में कहा, क्या क्या हम ये पैसा बाद में दे सकते हैं? जैसे ही अगली फाइट जीतेंगे चुका देंगे। आवाज एकदम धीमी पड़ गई। अगर उसके पार्टनर रैट ब्रदर का इलाज अभी नहीं हुआ तो उसका कल्टीवेशन बर्बाद हो जाता, जान भी जा सकती थी। मजबूरी में उसे हाथ फैलाने पड़े। फर्स्ट सोल स्किल, सेक्रेड लाइट हीलिंग। मैंने दोनों हाथ जोड़े और सुनहरे गोले रैट ब्रदर के जिस्म में उतार दिए। गोल्डन लाइट ने उसे घेर लिया और जख्म देखते ही देखते भरने लगे। खून की बदबू सेक्रेड लाइट में गायब हो गई। बदले में 2 बिलीफ एनर्जी के धागे मेरे अंदर समाये और लेवल 47 की सोल पावर में एक हल्का सा इजाफा हुआ। अरे हम तो पुराने जानने वाले हैं, मैं रैट भाई को ऐसे तड़पते कैसे छोड़ सकता हूँ? 12 पंखों को समेटते हुए मैंने बहुत ही अपनापन दिखाते हुए कहा, कैट दीदी, पैसों की बात बाद में कर लेंगे, पहले आप रैट भाई को ले जाकर आराम कराओ। ये कैट रैट डुओ एरिना का रेगुलर पेयर था। इनसे जान पहचान पुरानी थी। उधार पर इलाज करने से एक तो एहसान चढ़ जाता था, दूसरा बिलीफ एनर्जी भी डबल मिलती थी। रैट भाई को बिल्कुल चंगा देखकर कैट सिस्टर खुशी के मारे बार बार झुककर शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू सो मच लिनयान, आगे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक आवाज देना, तेरे लिए आग में भी कूद जाएंगे। मैंने नाक खुजलाई और 2 बार नजरें घुमाकर बात संभाली। अरे चिल करो, छोटी सी बात है, पैसे 3 दिन में जुगाड़ करके दे देना, और हाँ, अगर सच में कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। रैट भाई की आंखों में गहरा एहसान था। भाई, ये कर्ज जिंदगी भर याद रहेगा। दोनों बार बार सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करते हुए एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ गए। मैं उनकी पीठ देखते हुए ठंडी सांस भरने लगा। हालत खस्ता है, फिर भी एरिना में उतरना है, मेहनत तो फुल है बंदों की। तभी अचानक मुझे याद आया, अरे कल तो इनका मैच शायद तांग सान और शाओवू के साथ है। इन दोनों मॉन्स्टर्स के सामने ये क्या ही जीतेंगे? मतलब मेरी फीस तो लटक गई लंबे टाइम के लिए। रुको जरा, दिमाग में बिजली कौंधी और मैंने तुरंत सिर उठाया। कैट दीदी जरा रुकना। मैंने लपक कर दोनों को पकड़ा और आवाज दी, कैट दी, सच कहूं तो मुझे तुम दोनों से एक छोटा सा काम है, थोड़ा पंगे वाला मामला है। मैंने झेंपते हुए सिर खुजलाया और जल्दी से बात जोड़ी, लेकिन टेंशन मत लो, काम हो गया तो फीस तो माफ होगी ही, ऊपर से मोटा माल अलग से दूंगा। मोटा माल? कैट और रैट ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, फिर फुल सीरियस होकर मेरी तरफ घूमे। किसको टपकाना है? अरे भाई साहब, मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत हाथ हिलाए। अरे नहीं नहीं, गलत समझ गए, कोई मर्डर वर्डर नहीं करना, बस एक सामान उठाना है। मैं बेबसी से हंसा, इधर उधर नजर दौड़ाई और दोनों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें चुपचाप एक कोने में ले गया। आधी रात हो चुकी थी, आसमान में धुंधला चांद था और ठंडी हवा ने एरिना के खाली हॉल में मेरी और मेंग कियान की सुस्ती उड़ा दी थी। तभी आखिरी बैच बाहर निकला। फ्लेंडर पूरी श्रेक पलटन को लेकर आ रहा था। लिन यान, सामान समेट, एकेडमी निकल रहे हैं। फ्लेंडर ने दूर से हाथ हिलाया। आया सर, मैंने आवाज दी और टेबल समेटने लगा। पूरी रात में कम से कम 20-30 लोगों का इलाज निपटाया था। मेंग कियान से गप्पे लड़ाते लड़ाते जेब में 200 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आ चुके थे और लेवल 47 की सोल पावर भी हल्की सी बढ़ गई थी। इस रफ्तार से हर रात दुकान लगाई तो अगले महीने तक लेवल 48 पक्का था। टेबल कुर्सी स्टोरेज में डालकर मैंने मेंग कियान को अलविदा कहा। चलो कियान दीदी, मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। जा रे नौटंकी, कल मिल। जब से मेंग कियान को उस पहेली का डबल मीनिंग जवाब पता चला था, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और अभी बातों बातों में खूब धक्का मुक्की भी हुई थी। पैसे कमाना, कल्टीवेशन बढ़ाना और साथ में सुंदर लड़की से फ्लर्ट करना, ये टैलेंट सिर्फ अपने पास ही हो सकता था। सब एरिना से बाहर निकले। ठंडी हवा ने बचा खुचा आलस भी झाड़ दिया। मैंने नॉर्मल बनते हुए पूछा, और भाई लोगों, कैसा रहा? किसी को चोट वोट तो नहीं लगी? माँ होंगजुन ने सीना फुलाया। अरे कोई सीन ही नहीं था, आज के ओपोनेंट्स एकदम नल्ले थे, 2 मिनट में धो दिया। फिर उसने अपनी बत्ती सी चमकाई और दाई मुबाई के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बॉस दाई, फिर चलें? आज तो पार्टी बनेगी ना? हमेशा इस काम में आगे रहने वाले दाई मुबाई ने आज पासा ही पलट दिया। उसने झटके से माँ होंगजुन को परे धकेला।
कहाँ चलें बे, हट यहाँ से। धक्का इतना जोरदार था कि माँ होंगजुन लड़खड़ा गया। संभल कर उसने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या हुआ भाई? बॉस दाई, आज उस गली नहीं जाना क्या? वो जुड़वा बहनों से मिलने का प्लान था ना अपना। क्या सीन है? ओह समझ गया, नई बंदी सेट हो गई क्या? सच में यार, बॉस दाई के लिए लड़कियां बस एक रिसोर्स हैं। इतना हैंडसम होना भी वरदान है भाई। साले मोटे, मैंने बोला ना दफा हो जा, कान में सुनाई नहीं देता क्या? दाई मुबाई ने देखा कि झू झूचिंग के सामने यह रायता फैला रहा है तो उसका पारा चढ़ गया। तुझे जहां मुंह मारना है मार, मेरा दिमाग मत चाट। उसे डांटकर उसने तुरंत मक्खन जैसा चेहरा बनाकर झू झूचिंग की तरफ देखा। झूचिंग, इसकी बकवास पर ध्यान मत दे, मैं वैसा बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। झू झूचिंग ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और मुंह फेर कर आगे बढ़ गई। दाई मुबाई पीछे जाना चाहता था पर इतने लोगों के सामने ईगो आड़े आ गई तो बस दूर से दो आवाजें देकर रह गया। मैं शरीफ बनकर माँ होंगजुन के पास गया। अरे मोटे, तू भी ना मुबाई के फटे में टांग क्यों अड़ाता है? अरे मैंने क्या गलत बोल दिया भाई? माँ होंगजुन रोनी सूरत बनाकर चीखा। मैंने तो बस मजे के लिए पूछा था, ये बात तो हम रोज करते हैं, पता नहीं आज कौन सा दौरा पड़ गया इसे। बोलते बोलते उसने दाई मुबाई की तरफ देखकर आंखें मटकाईं। दाई मुबाई ने पीछे मुड़कर यह देख लिया। उसकी नजरें मिलते ही माँ होंगजुन सहम गया, पर दाई मुबाई को अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल गया। साले, मैंने अभी तुझे मुंह बंद रखने को कहा था ना, समझ नहीं आती बात? अरे मैंने क्या कह दिया? बिना बात के क्यों भड़क रहे हो? बॉस हो तो क्या कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा? लॉजिक चाहिए तुझे? तेरी खाल खींचता हूँ अभी। दोनों का झगड़ा बढ़ने लगा। झू झूचिंग के सामने पोपट होने और फिर उसके इग्नोर करने से दाई मुबाई का फ्रस्ट्रेशन पीक पर था, जो उसने माँ होंगजुन पर उतार दिया। माँ होंगजुन बिना बात फंसा था तो वह भी बिफर गया। फ्लेंडर अपने जो पंगे न ले, वो घंटा टैलेंटेड वाले फलसफे पर टिका साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था। रोकने का कोई इरादा नहीं था। पूरा माहौल गर्म था कि तभी एक लंबी पतली औरत वहां से गुजरी। धक्का मुक्की में वह टकराकर सीधे तांग सान की बाहों में जा गिरी। तांग सान ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ ली। औरत ने जल्दी से खुद को संभाला और झुककर माफी मांगने लगी। सॉरी सॉरी, बहुत सॉरी। झुकते वक्त उसका क्लीवेज ऐसे हिला कि तांग सान ने जोर से थूक गटका। नजरें वहीं गड़ गईं, जब तक कि पीछे से शाओवू ने उसकी कमर पर जोर की चिकोटी नहीं काट ली। अरे कोई बात नहीं, आप जाओ। तांग सान ने हड़बड़ाकर मुंह फेरा, पर तब तक शाओवू गुस्से में पैर पटकते हुए झू झूचिंग के पीछे भाग चुकी थी। शाओवू, अरे सुन तो। वह पीछे भागना चाहता था पर नजरें फिर उस औरत की पीठ पर टिक गईं। जब तक वह अंधेरे में गायब नहीं हो गई, तांग सान आहें भरता रहा। मैंने यह पूरा तमाशा कोने से देखा और मेरे होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में दाई मुबाई और माँ होंगजुन का ड्रामा खत्म हुआ। मोटा अकेले ही मजे लेने निकल गया। बाकी सब अकेडमी लौटने ही वाले थे कि अचानक एक जोरदार चीख ने सबके कान खड़े कर दिए। अरे मेरी बेल्ट कहाँ गई? मेरी बेल्ट किसने चुराई? तांग सान पागलों की तरह अपनी कमर टटोल रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था। उस बेल्ट में उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। रेयर मेटल्स, गोल्ड कॉइन्स, बने हुए छुपे हथियार और कुछ आधे अधूरे सीक्रेट डिजाइन्स। अगर वो खो गई तो उसके पास रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाते। फ्लेंडर ने त्योरियां चढ़ाई। कौन सी बेल्ट बे? अरे मेरी स्टोरेज बेल्ट, 24 मूनलिट ब्रिजेस। तांग सान सड़क पर ही अपने कुर्ते पायजामे झाड़ने लगा। पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। इतनी बड़ी बेल्ट हवा में कैसे गायब हो गई? मेरे टीचर का दिया हुआ इकलौता गिफ्ट था वो। तुम में से किसने हाथ मारा है मेरी बेल्ट पे? दाई मुबाई ने चिढ़कर उसे घूरा। अबे किसके पास इतना फालतू टाइम है? घर से पहन के भी निकला था या भूल आया? इम्पॉसिबल, टीचर का दिया हुआ गिफ्ट है, मैं हमेशा पहन कर रखता हूँ। पूरा शरीर टटोलने के बाद तांग सान को यकीन हो गया कि बेल्ट सच में गायब है। उसने बिजली की रफ्तार से दिन भर का एक एक पल याद किया। सोकर उठना, एडमिशन, कल्टीवेशन, फिर एरिना में फाइट्स, सब नॉर्मल था। तभी उसके दिमाग में वो हसीन टक्कर कौंधी। उसने माथा पकड़ लिया। कहीं वो औरत तो नहीं थी? फ्लेंडर हक्का बक्का रह गया है। वो तो बस साइड से टकराई थी। उतनी देर में कोई तेरी पूरी बेल्ट खोल लेगा? कुछ भी मतलब। तांग सान को भी यह बात हजम नहीं हो रही थी, पर इतनी बड़ी बेल्ट हवा में तो उड़ नहीं सकती थी। उसने वहां खड़े लोगों पर नजर दौड़ाई। सिर्फ फ्लेंडर, दाई मुबाई और मैं बचे थे। मुबाई अभी अभी झगड़ के हटा था। फ्लेंडर साइड में खड़ा था तो उसकी सुई सीधे मुझ पर आ टिकी। अबे मुझे क्या घूर रहा है? मैंने तुरंत पल्ला झाड़ा। पूरे दिन में मेरी तुझसे एक बात तक नहीं हुई। हर फसाद मेरे सर मढ़ना बंद कर। फ्लेंडर ने भी बात बिगड़ने से पहले तांग सान को डांट लगाई। बस कर तांग सान, बिना बात शक मत कर। लिन यान के पास अपनी खुद की स्टोरेज रिंग है, पैसों की कोई कमी नहीं है उसे। वो तेरी बेल्ट का क्या करेगा? फ्लेंडर अंदर से सब समझ रहा था। मुबाई और माँ होंगजुन का कलेश अलग बात थी, पर लिन यान और तांग सान के बीच सीधा तांग हाओ का कनेक्शन था। अगर इन दोनों में आग लगी तो तांग हाओ सीधे उसकी खाल खींच लेता। कल रात ही तो दोनों को मिलाकर रखने का फरमान सुनाया था। उसने तांग सान को समझाते हुए कहा, चलो पहले हॉस्टल चलो, हो सकता है तू भूल गया हो और आज बांधी ही न हो। कमरे में ढूंढ, फिर बात करेंगे। फ्लेंडर के बीच में कूदने से तांग सान को पीछे हटना पड़ा, वरना उसका पूरा इरादा मेरी तलाशी लेने का था। तांग सान के बड़बड़ाने के बीच हम सब एकेडमी के गेट पर पहुंचे। सामने देखा तो पिस्ता ग्रीन नाइट गाउन में एक लड़की खड़ी इंतजार कर रही थी। निंग रोंग रोंग। फ्लेंडर पहले चौंका, फिर उसे दोपहर वाला ड्रामा याद आया। चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए उसने सोचा कि उसका ज्ञान काम कर गया और रोंग रोंग लाइन पर आ गई। उसने गला खंकारा और फुल ज्ञानी बाबा वाले अंदाज में पूछा, अकल ठिकाने आ गई? लेकिन रोंग रोंग ने उसे घास तक नहीं डाली। वह दौड़ती हुई सीधे मेरे सामने आ खड़ी हुई।
इतनी देर क्यों लगा दी? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। फ्लेंडर का सिस्टम वहीं क्रैश हो गया। ये क्या सीन है भाई? इन दोनों की खिचड़ी कब पक गई? ये तो ऐसे इंतजार कर रही है जैसे पति के घर लौटने पर बीवी करती है। लिन यान ने दोपहर में ऐसा कौन सा मंत्र फूंका इस पर? फ्लेंडर के सदमे के बीच मैंने कैजुअल टोन में कहा, अरे स्टॉल लगा रखा था ना, तो लौटने में रोज इतना ही टाइम होता है। तू सोई क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुमने ही तो प्रॉमिस किया था कि रात को आकर बात करोगे। तो मेरे कमरे में कहते कहते मैंने आसपास खड़े लोगों को देखा और बात संभाल ली। चल फिर अकेडमी के पिछले पहाड़ पर चलते हैं, एकदम शांत जगह है, चांद तारे भी दिखेंगे। अरे हाँ हाँ चलो बैक माउंटेन। रोंगरोंग ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले गई। पीछे फ्लेंडर, दाई मुबाई और तांग सान खड़े रह गए। मुबाई को रोंगरोंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो चुपचाप हॉस्टल चला गया। तांग सान बेल्ट के गम में भागा। गेट पर सिर्फ फ्लेंडर अकेला खड़ा बड़बड़ा रहा था, अरे भाई वो 7 ट्रेजर की इकलौती शहजादी है। लिन यान तू ये क्या रायता फैला रहा है? फ्लेंडर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। निंग फेंगजी ने अपनी लाडली को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा था, आशिकी लड़ाने नहीं। बड़े खानदान दामाद चुनते वक्त औकात देखते हैं। रोंगरोंग का दूल्हा कम से कम कोई तगड़ा टाइटल दौलू होना चाहिए। अगर लिन यान ने यहाँ कोई कांड कर दिया तो वो निंग फेंगजी को क्या मुंह दिखाएगा? इससे अच्छा तो रोंगरोंग गुस्से में भाग ही जाती। ठंडी हवा चल रही थी और फ्लेंडर गेट पर सड़ा हुआ मुंह लेकर खड़ा कांप रहा था। उधर बैक माउंटेन पर मैंने अपना प्रेयर एंजल एक्टिवेट किया और रोंगरोंग को गोद में उठाकर एक बड़े पेड़ की मोटी डाल पर ले जाकर बैठा दिया। यहाँ से ठंडी हवा भी आ रही थी और पूरा चांद भी सामने था। एकदम रोमांटिक माहौल। हाँ भाई मूड कैसा है अब? मैंने चुप्पी तोड़ी। रोंगरोंग ने प्यारी सी स्माइल दी, काफी बेटर, और मैंने बहुत सारी चीजें सॉर्ट कर ली हैं। अच्छा जरा मैं भी सुनूं क्या सॉर्ट किया? उसकी बात सुनने की मेरी दिलचस्पी ने रोंगरोंग का दिल खोल दिया। वह थोड़ा और चिपक कर बैठ गई। मैंने सोच लिया है, शेर कभी भेड़ों के साथ नहीं बैठता। जब उन लोगों को लगता है कि मैं उनकी दोस्त बनने लायक नहीं हूँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके तलवे चाटने का। इस पूरी अकेडमी में मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, इतना काफी है। उसकी आवाज में जिद और मेरे लिए खुला अट्रैक्शन था। वो शुरू से ऐसी ही थी, जो पसंद आ जाए उस पर पूरा हक जमाती थी। लिन यान आई रियली लाइक यू। वह पूरी तरह मेरी बाहों में समा गई। चांदनी रात में उसका हल्का नाइट गाउन, गोरी गर्दन और वो मदहोश निगाहें मेरा चेहरा निहार रही थीं। मैंने हल्का सा हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखें और नशीली होने लगीं। लिन यान क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल। रोंगरोंग की आंखें खुशी से चमक उठी, गुलाबी होंठ हिले। तो प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और मेरे साइड पीस बन जाओ। रोमांस का गुब्बारा एक झटके में फूट गया। मेरा सारा नशा काफूर हो गया। साइड पीस? मैंने माथे पर बल डालते हुए पूछा। जरा जो बोला वो दोबारा बोलना, शायद मेरे कान बज रहे हैं। रोंगरोंग की नजरें तुरंत झुक गईं, झेंपते हुए हकलाने लगी। वो मतलब क्या तुम मेरे साइड लवर बन सकते हो? सन्नाटा छा गया। मतलब बंदी सच में मुझे साइड चिक बनाने के मूड में थी। इस टाइमलाइन में रोंगरोंग अभी अभी क्लैन से निकली थी। ऑस्कर से दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, तो मैं सीधा साइड पीस कैसे बन गया भाई? मेरा चेहरा अजीब सा बन गया। रोंगरोंग ने तुरंत बात संभाली। लिन यान मेरी बात तो सुनो। हमारे 7 ट्रेजर सेक्ट का सख्त कानून है, सपोर्ट मास्टर की शादी सिर्फ और सिर्फ किसी पावरफुल वॉर मास्टर से ही हो सकती है। मैं सेक्ट की अगली वारिस हूँ तो मुझे ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन दिल से मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, कसम से। बचपन से लेकर आज तक मुझे तुम्हारे अलावा कोई लड़का इतना पसंद नहीं आया और ना कभी आएगा। मुझे समझ आ गया, सारा फसाद उस खानदानी कानून का था। मुझे लगा था कोई बचपन का रिश्ता तय है। मैंने टेढ़े मुंह से पूछा, तो मतलब तू मुझे सीधा रखेल बना रही है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? रोंगरोंग ने तुरंत हाथ जोड़कर यकीन दिलाया। अरे तुम टेंशन मत लो, आगे चलकर अगर मेरी किसी वॉर मास्टर से शादी हो भी गई तो भी मैं उसे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। मेरी बॉडी, मेरी जान सिर्फ तुम्हारी रहेगी। इस दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ हमारे बीच है, पक्का प्रॉमिस। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। मन ही मन बुदबुदाया, बहन तुझे सच में लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई सीधा सांड मिलेगा जो इतना बड़ा बेवकूफ बनने को तैयार होगा? क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, चिल। मैंने लंबी सांस खींची, जैसे इस बेहद वाहियात लॉजिक को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोंगरोंग को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वह बस टकटकी लगाए मेरे चेहरे को देखे जा रही थी, बेसब्री से जवाब के इंतजार में। हवा ठंडी थी, चांद सिर पर चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा। काफी देर तक जब मैं कुछ नहीं बोला तो वह घबरा गई। धीमी सहमी आवाज में पूछा, तो क्या तुम मानोगे? मेरे सीक्रेट लवर बनोगे? बोलते बोलते उसे कुछ याद आया। उसने झट से अपने स्टोरेज टूल से एक चमचमाता गोल्डन कार्ड निकाला और सीधे मेरे हाथ में थमा दिया। ये 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई खास तोहफा नहीं है। ये मेरी अब तक की सारी सेविंग्स है, तुम इसे रख लो। ये हमारा लव फंड हुआ। हाथ में उस ठंडे गोल्डन कार्ड को छूते ही मैंने एक बार कार्ड को देखा, फिर रोंगरोंग को। सच बता, तू मुझे स्पॉन्सर यानी पाल तो नहीं रही? बिल्कुल नहीं, रोंगरोंग ने एकदम सीरियस होकर ज्ञान दिया। पालना तो हवस और टाइम पास के लिए होता है, उसमें दिल नहीं होता। पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए एकदम सच्चा है। वाह, तेरी थ्योरी भी कमाल है। जब देखा कि मैंने कार्ड वापस नहीं फेंका तो रोंगरोंग ने अपना सबसे डेडली हथियार निकाला, क्यूट वाला नखरा। वो फिर से मेरी बाहों में घुस गई, मेरा हाथ पकड़कर गाल रगड़ने लगी। प्लीज ना, मान जाओ ना यार। वो मासूम
खूबसूरत चेहरा और बच्चों जैसी जिद, कोई भी पिघल जाता। मैंने उसे देखा जो किसी छोटी बिल्ली की तरह मेरे सीने से चिपकी थी। मन ही मन सोचा, इस छोटी चुड़ैल के ड्रामे सच में नेक्स्ट लेवल हैं। तभी स्वॉर्ड और बोन दौलू इस पर जान छिड़कते हैं। साथ ही मैंने चुपके से सिस्टम पैनल खोला। निंग रोंग रोंग अफेक्शन 99%। अरे भाई, अभी भी 99%? प्रपोजल तक हो गया, फिर भी 99% पे अटका है क्या? जब तक ऑफिशियली सीन सेट नहीं होगा तब तक मीटर आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने दिमाग को शांत किया, धीरे से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और चेहरे पर वही जेंटल स्माइल लाकर संजीदगी से कहा, ठीक है, हम पहले एक दूसरे को डेट करके देख सकते हैं। सच में ये हुई ना बात? रोंग रोंग खुशी से चीख पड़ी। अगले ही पल वह उछलकर मेरी बाहों में आई, गर्दन उठाई और सीधे मेरे होठों पर अपने होंठ चिपका दिए। चांदनी और परछाइयों के बीच दो साए एक दूसरे में खो गए। मैं भी कोई साधु संत तो था नहीं। किस करते हुए मेरे हाथ खुद ब खुद हरकत में आ गए। उंगलियां उसके हल्के पिस्ता ग्रीन नाइट गाउन पर फिसलने लगीं। पतले रेशम के आर पार भी उसकी स्किन का एहसास एकदम साफ था। रोंग रोंग के मुंह से दबी दबी सिसकियां छूट रही थीं, जो रात के कीड़ों की आवाज में घुल रही थीं। काफी देर बाद जब होंठ अलग हुए तो रोंग रोंग की आंखों में नशा तैर रहा था और उसके कान तक शर्म से लाल हो चुके थे। ये इस मिस रोंग रोंग का पहला किस था। मैंने साइड से सिस्टम देखा। अफेक्शन अभी भी 99% था। भाई साहब, कतई ढीठ सिस्टम है। अगली सुबह मौसम एकदम मस्त था। हल्की धूप और ठंडी हवा। सोतो सिटी की गलियों में भारी चहल पहल थी। दुकानें सजी थीं और लोग आ जा रहे थे। मैं और रोंग रोंग सुबह सुबह ही श्रेक से निकलकर शहर में मजे कर रहे थे। दोनों के हाथ में कबाब और सीख की प्लेटें थीं। चलते चलते तीखा खाकर सी कर रहे थे। शुक्र है तुम्हारी हीलिंग स्किल का, वरना रात की ठंड में तो मेरा पक्का जुकाम हो जाता। रोंग रोंग मुंह में कबाब ठूंसते हुए बोली। आंखों में फुल सुकून था। कल रात उसने अपनी लाइफ का पहला प्यार एक्सपीरियंस किया था। चांद तारों के नीचे बैठकर पूरी रात गप्पे लड़ाना। उसके सारे रोमांटिक सपने पूरे हो चुके थे। खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उधर पूरी रात मेरा दिमाग चकराता रहा था। नए नए तरीके लगाकर रोंग रोंग को खुश किया। उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझ पर लट्टू हो चुकी है, पर सिस्टम साला 99% पर ऐसा जाम हुआ कि हिलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तो शक होने लगा था कि सिस्टम कोई डमी खिलौना है जो आगे के बोनस रिवॉर्ड्स और 12 तालिस्मान देने से मुकर रहा है। अरे कपड़े खरीदने चलो, शॉपिंग करेंगे। सामने एक बड़े मॉल को देखकर रोंग रोंग एक्साइटमेंट में चिल्लाई, जिससे मेरी सोच टूटी। मैंने सिर उठाकर देखा तो हम सच में कपड़ों के शोरूम के सामने खड़े थे। उसी पल मेरी नजर के कोने में एक जानी पहचानी अजीब सी परछाई दिखाई दी, जो कोने में छुपकर मुझे सीक्रेटली हाथ हिलाकर बुला रही थी। तू अंदर चल के देख, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। मैंने रोंग रोंग को अंदर भेजा और चुपचाप मुड़कर उस साए के पीछे एक अंधेरी सुनसान गली की तरफ बढ़ गया। आसपास कोई नहीं है, ये पक्का करके वह साया अंधेरे से बाहर निकला। ये कैट सिस्टर ही थी। ये रहा तुम्हारा सामान, थैंक्स। और ये लो तुम्हारे 1000 गोल्ड कॉइन्स। क्या ये तो बहुत ज्यादा है, हमें इतने की जरूरत नहीं। अरे रख लो, इस स्टोरेज बेल्ट की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। तुम दोनों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसके आगे 1000 गोल्ड कॉइन्स तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी रैट भाई अभी अभी बड़ी चोट से उबरे हैं, उनके लिए बढ़िया पौष्टिक खाना ले लेना और कुछ दिन आराम करना। हाथ में भारी भरकम सिक्कों की थैली पकड़कर कैट सिस्टर की आंखें भर आईं। थैंक यू लिनयान, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मैं पहले रैट से न मिली होती तो पक्का तुम्हारी बंदी बन जाती। अरे रहने दो भाई। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर उसे बीच में ही रोका। अच्छा सुनो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर निकला हूँ, ज्यादा देर बाहर नहीं रुक सकता। तुम भी जल्दी जाकर रैट भाई का ध्यान रखो। और हाँ, कुछ दिन बैटल एरिना मत आना, समझो तुम्हारी छुट्टी है। कैट सिस्टर ने अपनी हंसी रोकी और संजीदगी से सिर हिलाया। वह भी जानती थी कि जिस बंदे का सामान उड़ाया है उसका बैकग्राउंड हल्का नहीं है। 24 जेड स्टोन वाली स्टोरेज बेल्ट, जिसमें हर स्टोन में 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस हो। ऐसी चीज किसी ऐरे गैरे के पास नहीं होती। ऊपर से उसके अंदर अजीबोगरीब सामान ठूंसा पड़ा था। बिना मेरी वार्निंग के भी वह कुछ दिन अंडरग्राउंड ही रहने वाली थी। हम दोनों अलग हो गए। मैं एक ड्रिंक खरीद कर वापस मॉल पहुंचा तो देखा निंग रोंग रोंग एक हल्की गुलाबी प्रिंसेस ड्रेस पहनकर तैयार खड़ी थी। लिनयान, इतनी देर कहाँ लगा दी? देखो तो कैसी लग रही हूँ मैं। लड़की ने खिलखिलाते हुए एक गोल चक्कर काटा। उसकी फ्रॉक की कलियां किसी फूल की तरह खिलकर नीचे गिरीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, एकदम मस्त। हमारी छोटी राजकुमारी पर तो हर ड्रेस जंचती है। यह कोई मक्खनबाजी नहीं थी। रोंग रोंग का फिगर लंबा और स्लिम था, जिस पर हर कपड़ा अपनी अलग ही चमक छोड़ता था। शॉपिंग हो गई हो तो जरा लोहार की दुकान तक चलोगी मेरे साथ? रोंग रोंग चौंकी। वहाँ किस लिए? तुम्हें कोई वेपन चाहिए क्या? वेपन नहीं, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे स्पेशल मेटल्स और ओर्स। मेरा प्लान था कि लोहार से मटेरियल लेकर क्राफ्टिंग बेंच पर कुछ बेसिक सोल टूल्स बनाऊं, ताकि प्रोफिशिएंसी लेवल 2 हो जाए और मैं सीधे सोल पिस्टल तैयार कर सकूं। लेवल 2 टूल्स में सिर्फ पिस्टल ही नहीं, बल्कि फ्लोटिंग कैनन, फिक्स्ड ब्लास्ट शेल्स, सोल पावर डिटेक्टर्स और सील्ड मिल्क बॉटल्स जैसे कई मस्त गैजेट्स अनलॉक होने वाले थे। बस एक बार मटेरियल हाथ आ जाए तो मैं इस दुनिया में ऐसे हाईटेक गैजेट्स का ढेर लगा सकता था जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रेयर मेटल्स का नाम सुनते ही रोंग रोंग खुशी से उछल पड़ी। तुम्हें रेयर मेटल्स खरीदने हैं?
अरे तुम्हें शायद पता नहीं, हम 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट वालों के पास हर तरह के रेयर मेटल्स और जेम्स को सूंघने की गॉड गिफ्टेड सेंस होती है। मैं साथ हूं ना, तुम्हें ढेर सारे कीमती मेटल्स ऐसे ही छांट कर दे दूंगी। मुझे तुरंत याद आया कि रोंगरोंग के पास सच में ये ट्रेजर हंटिंग वाली इनबिल्ट पावर है। मैंने मजे लेते हुए कहा, अरे सच में इतनी चमत्कारी हो? तब तो मुझे तुम्हारी यह ट्रेजर हंटिंग स्किल अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। देखना फिर इस मिस रोंगरोंग का जलवा। उसने अपनी गोरी गर्दन मटकाते हुए फुल एटीट्यूड दिखाया और मेरा हाथ खींचकर सीधे मॉल से बाहर सबसे पास वाली लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ी। आखिर 7 ट्रेजर सेक्ट के दुनिया का सबसे अमीर सेक्ट बनने के पीछे 70% हाथ उनकी इसी ट्रेजर हंटिंग पावर का था। मैंने उस पर शक किया तो अब तो उसे अपना टैलेंट साबित करना ही था। मैं बस मुस्कुराते हुए उसके पीछे खींचता चला गया। शाम को सोतो ग्रेट बैटल एरिना, कौड़ियों के भाव ढेर सारे रेयर मेटल्स का जुगाड़ करके मैं और रोंगरोंग एरिना पहुंचे और रजिस्ट्रेशन डेस्क के बगल में अपना स्टॉल लगाने लगे। टेबल क्लॉथ पर आज पुरानी हीलिंग रेट लिस्ट के साथ एक नई लाइन और जुड़ी थी। रेयर मेटल्स, ओर्स और सोल बीस्ट्स की बॉडीज अच्छे दामों में खरीदी जाती हैं। यहाँ भीड़ बहुत रहती थी। जितना ज्यादा माल जमा होगा, क्राफ्टिंग प्रोफिशिएंसी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। दुकान सेट करके हम दोनों स्टूल पर बैठे ही थे कि पास खड़ी मैंग कियान ने मजे लेते हुए छेड़ा, अरे वाह, ये तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने मुस्कुराकर दोनों का इंट्रो कराया। रोंगरोंग, ये कियान दीदी है, एरिना की स्टाफ और मेरी बहुत अच्छी दोस्त। और कियान दी, ये निंग रोंगरोंग है, मेरी क्लासमेट भी और मेरी गर्लफ्रेंड भी। रोंगरोंग ने बड़ी शिष्टता से कहा, हेलो कियान दीदी। बाहर की दुनिया में वो हमेशा कायदे से पेश आती थी और मेरे दोस्तों के सामने अपना हक जताने में उसे अलग ही प्राइड फील हो रहा था। हेलो रोंगरोंग, तुम तो बहुत सुंदर हो यार। मैंग कियान थोड़ी झेंप गई। वह खुद बिना सोल पावर वाली एक आम लड़की थी। मेरे साथ हंसी मजाक इसलिए करती थी क्योंकि हमारी पुरानी पहचान थी। अब एक शाही घराने की सजी धजी सोल मास्टर को इतने प्यार से बात करते देखकर वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। तभी यह माहौल एक नए ड्रामे से टूट गया। शाम ढलते ही फ्लेंडर श्रेक के बाकी लौंडों को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए घुसा और उसकी नजर सीधे स्टॉल पर बैठी रोंगरोंग और मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर कैजुअल अंदाज में कहा, आ गए आप लोग? रोंगरोंग बगल में थी। फिर भी मेरा बर्ताव रोज जैसा ही नॉर्मल था, पर टीम में खड़े तांग सान की नजर जैसे ही टेबल क्लॉथ पर लिखी मेटल खरीदने वाली लाइन पर पड़ी, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो 2 कदम लपक कर स्टॉल के सामने आया। आंखें लाल थीं और सांसें फूल रही थीं। तुम्हें रेयर मेटल्स किस लिए चाहिए? मैंने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और ठंडे टोन में कहा, और किस लिए चाहिए होंगे? तांग सान को रत्ती भर यकीन नहीं हुआ। सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचने के लिए? पहले तो कभी नहीं बेचे, आज ही क्यों बेच रहे हो? तुम्हें कोई डिजाइन हाथ लगी है क्या? क्या तुमने मेरी स्टोरेज बेल्ट से वेपन डिजाइन्स चुराई हैं? मेरी स्टोरेज बेल्ट पक्का तुमने ही उड़ाई है। तांग सान को छुपे हथियार बनाने के लिए पहले पार्ट्स के डिजाइन्स बनाने पड़ते थे, जिन्हें वह लोहार से बनवाकर खुद असेंबल करता था। उसकी बेल्ट 24 मूनलिट ब्रिजेस में साइलेंट स्लीव डार्ट्स और जुगे क्रॉसबो के ओरिजिनल स्केच रखे हुए थे। उसे पहले से ही मुझ पर शक था और अब मुझे रेयर मेटल्स खरीदते देख उसे पक्का यकीन हो गया कि मैंने उसके सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स चुराकर अपने हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तांग सेक्ट के वो गुप्त सीक्रेट्स किसी गैर के हाथ लगने का खौफ तांग सान के सिर चढ़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां लाल पड़ गईं, सांसें उखड़ गईं और उसने लपक कर सीधे मेरा कॉलर पकड़ लिया। तांग सेक्ट की चीजों पर हाथ डालने की तेरी औकात नहीं है, साले घटिया चोर। मेरे ब्लूप्रिंट्स सीधे सीधे वापस कर दे। तांग सान की आंखें खून जैसी लाल थीं और वह किसी पागल सांड की तरह हाँफ रहा था। उसका ये ब्लास्ट देखकर आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। फ्लेंडर ने सबसे पहले फुर्ती दिखाई और बीच में कूदकर तांग सान के उस मुक्के को रोक लिया जो सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रहा था। तांग सान, होश में है क्या? तांग सान फिर भी आगे झपट रहा था, चिल्लाते हुए उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। तू साला हीलिंग मास्टर है, तुझे रेयर मेटल्स का क्या अचार डालना है? पक्का तूने ही मेरी बेल्ट चुराई है और अंदर के ब्लूप्रिंट्स देखकर हथियार बनाने के चक्कर में है। ओए 2 कौड़ी के चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई उन चीजों को छूने की? चोरी करने की इतनी गंदी आदत है क्या तेरी? तांग सान बचपन से तांग सेक्ट के नियमों की घुट्टी पीकर बड़ा हुआ था। उसके लिए तांग सेक्ट ही सब कुछ था, जिसके फायदे पर कोई दूसरा हाथ नहीं मार सकता था। मैं मन ही मन हंस पड़ा। भाई, वो मिस्ट्री हेवन ट्रेजर भी तो तूने चुराया ही था ना? अब बड़ा दूध का धुला बनकर दूसरों को मॉरल साइंस का पाठ पढ़ा रहा है। मैंने होंठ बिचकाए और चेहरे पर खुली हिकारत ला दी। तभी बगल में खड़ी निंग रोंगरोंग का सब्र टूट गया और वह बुरी तरह भड़क गई। तांग सान, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। रोंगरोंग ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और पूरी दुनिया के सामने अपना हक जताते हुए चिल्लाई, लिनयान मेरा बॉयफ्रेंड है। कल ही मैंने इसे 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स दिए हैं। इसे तेरे उस कचरे को चुराने की कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या बे, 10 लाख गोल्ड कॉइन्स? मेरे कान बज रहे हैं क्या? मां होंगजुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर ढीला पड़कर ऑस्कर के कंधे पर जा गिरा। भाई, 10 लाख गोल्ड कॉइन्स में तो दौलू महाद्वीप का कोई भी आम इंसान कई पीढ़ियों तक अय्याशी कर सकता था। लिन यान ने रोंगरोंग के साथ रिश्ता पक्का करते ही इतना बड़ा जैकपॉट मार लिया।
ऑस्कर का दिल भी पूरी तरह टूटकर बिखर गया। वह रोंगरोंग पर कब से डोरे डाल रहा था, कल ही प्रपोज करने की सोच रहा था। अब उसे लिन यान के सीने से चिपके और 10 लाख उड़ाते देखकर लगा जैसे उसके हाथ से पूरा खजाना फिसल गया हो। सिर्फ एक दिन के अंदर दोनों का सीन सेट हो गया। माँ होंगजुन ने बिना किसी शर्म के हाथ जोड़े, अरे लिन यान भाई प्लीज कोई किताब लिख दो यार, रीस आजादी को कैसे पटाएं का कोई क्रैश कोर्स दे दो। तूने रोंगरोंग प्रिंसेस को कैसे अपने वश में किया भाई, मुझे सच में चेला बना ले। चेला नहीं बनाता मैंने सीधे मना कर दिया। हैरानी का माहौल छंटने के बाद फ्लेंडर ने फिर से तांग सान और मेरे फसाद पर ध्यान दिया। उस पर तांग हाओ का दबाव था कि दोनों में पैच अप करा के रखे। उसने तांग सान को पीछे धकेलते हुए कहा, तांग सान लिन यान के कैरेक्टर की गारंटी मैं लेता हूँ, वो तेरी बेल्ट कभी नहीं चुराएगा। वो एरिना में रोज दुकान लगाकर सैकड़ों गोल्ड कॉइन्स कमाता है। हम सब में सबसे ज्यादा पैसे उसी के पास हैं। रोंगरोंग का पैसा न भी हो तब भी उसे तेरी फालतू बेल्ट की कोई भूख नहीं है। दाई मुबाई ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ भाई लिन यान इतने सालों से शांत रहा है, पैसा होने के बाद भी कभी फालतू उड़ाया नहीं। तू कहे कि वो लालच में तेरी बेल्ट चुराएगा तो मजाक मत कर। इससे अच्छा तो तू इस मोटे या ऑस्कर पर शक कर ले। इनकी कड़की देखकर तो फिर भी लॉजिक बनता है। माँ होंगजुन तुरंत बिलबिला उठा, अबे मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ पर उसूलों का पक्का हूँ। ऑस्कर ने भी सड़ा सा मुंह बनाया, मुझे बीच में मत घसीटो भाई। सॉसेज का ठेला लगा के मेरी भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है, मुझे ये सब ओछी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। सब एक के बाद एक मेरे फेवर में खड़े होकर तांग सान को समझाने लगे। तांग सान अपनी जिद पर अड़ा रहा। फ्लेंडर की गिरफ्त में छटपटाते हुए उसने चारों तरफ देखा। जब दिखा कि किसी का भी सपोर्ट नहीं है तो गुस्से में उसके शब्द लड़खड़ाने लगे, तुम सब के सब मिले हुए हो। तभी शाओवू आगे आई। भाई वह तांग सान के पास पहुंची। उसका लाल पीला चेहरा और उखड़ी हुई बाहें देखकर उसकी आंखों में दर्द भर आया। तांग सान को थोड़ी राहत मिली। वह बोलने ही वाला था कि फिक्र मत कर, पर शाओवू ने आगे जो कहा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। भाई ड्रामा बंद करो ना प्लीज, लिन यान तुम्हारी बेल्ट का क्या करेगा? हो सकता है तुमसे खुद कहीं गिर गई हो या किसी और चोर ने हाथ साफ कर दिया हो। तुम सबसे माफी मांग लो और ये जिद छोड़ दो। तांग सान की आंखों की बची खुची उम्मीद भी राख हो गई। धोखे के दर्द ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। सामने खड़े उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसे पहली बार शाओवू पूरी तरह अजनबी लगी। जिस बहन को उसने 6 साल जान से ज्यादा चाहा, जिसे अपनी इकलौती फैमिली माना, जब पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही थी तब उसी बहन ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। शाओवू तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तांग सान कांपती आवाज में उसे देखता रह गया। उसकी यह पागलों जैसी हालत देखकर कोई भी तरस खा जाता। शाओवू ने कुछ नहीं कहा और नजरें फेर लीं। माहौल एकदम शांत हो गया। फ्लेंडर और बाकी लोग तो वैसे भी मुझे चोर नहीं मानते थे। उन्हें बस लगा कि तांग सान बेल्ट खोने के सदमे में सनक गया है और उसका मेंटल बैलेंस हिल चुका है। शाओवू भी यही सोच रही थी, बस उसे तांग सान पर थोड़ा ज्यादा तरस आ रहा था। सिर्फ झू झूचिंग ने एक ठंडी नजर तांग सान पर डाली और मुंह बनाकर बुदबुदाई, बड़ा नौटंकीबाज है। उसे इन फालतू ड्रामों में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस जल्द से जल्द फाइट के लिए रजिस्टर करके ताकतवर बनना था। सन्नाटे को चीरते हुए वह सीधे मेरे स्टॉल के पास रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंची। मुझे 1-on-1 फाइट के लिए रजिस्टर करना है। झू झूचिंग के आगे बढ़ते ही बाकी सबको भी याद आया कि वो यहाँ किस काम से आए थे। जो समझाना था समझा दिया। अब अगर तांग सान फिर भी रायता फैलाता तो फ्लेंडर उसे दबोच कर रखता। दाई मुबाई, माँ होंगजुन और बाकी सब धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ गए। आखिर में सिर्फ तांग सान अकेला खड़ा रह गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं कि अब इसका क्या रुख है। फ्लेंडर ने टोकते हुए पूछा, तांग सान आज फाइट लड़नी है या नहीं? नहीं लड़नी तो हॉस्टल लौट जा। तांग सान कुछ नहीं बोला, बस गर्दन ताने नफरत से मुझे घूरता रहा। उसे अभी भी ऐसे अकड़ में देखकर मैं बेबसी से मुस्कुराया और कुर्सी पर आराम से टिक गया। उसे पूरी तरह हवा में उड़ा दिया। हंस क्यों रहा है बे? मैं पूछ रहा हूँ, हंस क्यों रहा है तू? तुझे मैं कोई जोकर लग रहा हूँ क्या, जो इतना मजाक उड़ा रहा है मेरा? तांग सान का पारा फिर चढ़ गया। मैंने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, जोकर? भाई ये तूने खुद बोला है, मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा। तांग सान गुस्से में लाल पीला हो गया। फ्लेंडर के हाथों में बंधा होने की वजह से वह कुछ कर तो नहीं पा रहा था, तो बस छत की तरफ मुंह उठाकर पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तमाशा देखने जुट गए। दाई मुबाई और बाकी लोग शर्म के मारे पहले ही मुंह छुपाकर प्लेयर्स लाउंज में खिसक लिए। एक्सक्यूज मी सर, एरिना के मेन हॉल में चिल्लाना सख्त मना है। मेंग कियान भले ही बिना सोल पावर वाली आम लड़की थी, पर जब उसने देखा कि तांग सान मुझ पर दादागिरी कर रहा है तो वह एक सोल मास्टर के सामने रत्ती भर नहीं डरी। उसने हाथ से इशारा किया और 2-2 मीटर लंबे 2 भारी भरकम बाउंसर तुरंत तनी हुई छाती के साथ तांग सान की तरफ बढ़ाए। तांग सान की आंखों का पागलपन थोड़ा कम हुआ। वह मेरे सामने सीना तान सकता था, फ्लेंडर की पकड़ में छटपटा सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अपने लोग उसे सच में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बाहर वालों के सामने हवा टाइट थी। दोनों बाउंसरों ने मेंग कियान की तरफ देखा। मेंग कियान ने तांग सान को घूरा। तांग सान समझ गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसने अपनी जहरीली नजरों से मुझे घूरते हुए दांत भींचे। लिन यान, तू बच नहीं पाएगा। मैं पक्का सबूत ढूंढ कर लाऊंगा कि मेरी बेल्ट तूने ही चुराई है। मैंने कुर्सी पर टेक लगाकर हाथ फैला दिए। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। 24 मूनलिट ब्रिजेस को तो मैंने क्राफ्टिंग
पार्किंग बेंच में डालकर कब का डिसअसेंबल कर दिया था। सबूत तो उसे उसके अगले जन्म में भी नहीं मिलने वाला, और मिल भी जाए तो क्या उखाड़ लेगा, बस भौंकता ही रह जाएगा। बाउंसरों की सख्त निगरानी में तांग सान ने मरे मन से एक 1-on-1 और एक 2-on-2 फाइट के लिए नाम लिखवाया। मुझे एक आखिरी खूनी लुक देकर वह मुंह फुलाए प्लेयर्स लाउंज में घुस गया। जब बखेड़ा शांत हुआ और मैंने कंफर्म कर लिया कि वह जा चुका है, तो अपनी हंसी दबाते हुए जेब से एक छोटी थैली निकाली। खन खन की आवाज के साथ एक जैसी दिखने वाली ढेर सारी अंगूठियां टेबल पर बिखर गईं। निंग रोंगरोंग और मेंग कियान की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। ये क्या है? स्टोरेज रिंग्स। रोंगरोंग ने उंगलियों से एक अंगूठी उठाकर गौर से देखा। चांदी जैसी सफेद और जेड जैसी चिकनी फिनिश। मेंटल पावर से चेक करते ही पता चल गया कि हर अंगूठी में पूरा 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस था। ये वही लेवल 1 स्टोरेज टूल्स थे जो मैंने तांग सान की 24 मूनलिट ब्रिजेस को तोड़कर बनाए थे, पूरे 24 पीस। तुम्हारे पास इतनी सारी स्टोरेज रिंग्स कहाँ से आई? रोंगरोंग हैरान थी। तभी उसके दिमाग में बत्ती जली। रुको जरा, तांग सान की बेल्ट का नाम 24 मूनलिट ब्रिजेस था ना? कहीं तुमने सच में? इससे पहले कि वह पूरी बात बोलती, मैंने मजे से राज खोल दिया। हाँ भाई, मैंने ही उड़ाई थी। रोंगरोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। पर क्यों? पैसों की कमी तो है नहीं तुम्हें? अरे मजे के लिए यार। मैंने एक रिंग हाथ में घुमाई। साला पहले दिन आते ही मुझ पर चढ़ रहा था। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो कोई दबंगई दिखाए और चुपचाप सह ले। उसकी बेल्ट उड़ाना तो बस ट्रेलर था। मैंने रोंगरोंग से कुछ छुपाने की नहीं सोची। तांग सान के लिए अपनी नफरत पहले ही क्लियर कर देना सही था, ताकि आगे चलकर तांग सान और 7 ट्रेजर सेक्ट के बीच किसी पार्टनरशिप की गुंजाइश ही न बचे। वरना रोंगरोंग बाद में उसके हथियारों पर फिदा हो जाती तो पंगा हो जाता। रोंगरोंग तुरंत संभली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने प्यार से मेरे कंधे पर मुक्का मारा। तुम बड़े हरामी हो यार। सब सोच रहे थे कि तुम एकदम दूध के धुले हो और तांग सान को कोस रहे थे। बेचारे तांग सान की क्या जली होगी। मेरे होठों पर चौड़ी मुस्कान तैर गई। मैंने रिंग्स को टेबल पर सजाते हुए कहा, इन सबको सस्ते में निपटा देता हूँ ताकि तांग सान के लिए कोई सबूत ही न बचे। फिर मैंने मेंग कियान की तरफ देखा। कियान दी, एक तुम्हारे लिए। अरे नहीं, ये बहुत महंगी चीज है। मेंग कियान ने झिझकते हुए हाथ पीछे खींच लिए, पर मैंने सीधे रिंग उसकी तरफ उछाल दी, जिसे उसने हड़बड़ा कर लपका। अरे मैं तो बिना सोल पावर वाली आम लड़की हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है, वेस्ट हो जाएगी। अरे चिल करो, मुफ्त की कमाई है, रख लो। क्या पता आगे चलकर तुम्हारे बच्चे सोल मास्टर बन जाएं। 1 क्यूबिक मीटर की स्टोरेज रिंग कोई बहुत रेयर नहीं थी, पर एक आम इंसान की पूरी जिंदगी संवारने के लिए काफी थी। मेंग कियान इमोशनल हो गई। रिंग को सीने से लगाकर बोली, थैंक यू सो मच लिनयान। तभी रोंगरोंग को कुछ याद आया। वैसे तुमने एक बेल्ट से इतनी सारी रिंग्स कैसे बना ली? तुम्हें सोल टूल्स बनाने आते हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत हाथ साफ है। हैं? सच में आते हैं? हंसी मजाक में वक्त उड़ता गया और आधी रात हो गई। जितने भी लोग इलाज कराने आए, सबने रोंगरोंग की खूबसूरती की तारीफ की और हमारी जोड़ी को दुआएं दी। रोंगरोंग का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तभी फ्लेंडर पूरी टीम को लेकर मेन हॉल में लौटा। रोंगरोंग ने खुशी से आवाज दी, अरे सुनो सब, मैंने और लिन यान ने आज एक बहुत मस्त कबाब वाली दुकान ढूंढी है। हमारा रिलेशन पक्का होने की खुशी में मैं सबको ट्रीट दे रही हूँ। चलो पार्टी करते हैं। वह पूरे जोश में थी, पर आज श्रेक का स्कोरबोर्ड पूरी तरह लाल था। तांग सान अपनी दोनों फाइट्स 1-on-1 और 2-on-2 हार चुका था। दाई मुबाई और ऑस्कर भी अपनी 2-on-2 फाइट गंवा चुके थे। सबका मूड एकदम सड़ा हुआ था। तुम लोग जाओ, मैं हॉस्टल जाकर सो रहा हूँ। मैं भी नहीं आ रहा। दाई मुबाई ने मुंह लटकाया और बाकी लड़के भी पीछे हट गए। सिर्फ शाओवू और झूझूचिंग बची थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मना करने ही वाली थीं कि रोंगरोंग ने लपककर दोनों के हाथ पकड़ लिए। अब तुम दोनों ही बची हो, प्लीज मेरे साथ चलो ना। लड़कियों का दिल पिघल गया और वो मना नहीं कर पाई। एरिना के बाहर 2 रास्ते अलग हो गए। लड़के हॉस्टल लौट गए और मैं 3 लड़कियों तथा मेंग कियान को लेकर नाइट मार्केट की तरफ बढ़ गया। रात के इस पहर में सड़कें एकदम वीरान थीं। 2-4 मोड़ मुड़ते ही सन्नाटा ऐसा हो गया कि कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। कियान दीदी, लिन यान के पुराने किस्से सुनाओ ना थोड़े। हाँ, एक बार तो एरिना के हॉल में एक लड़की ने इसे सरेआम प्रपोज कर दिया था। उस दिन का ड्रामा देखने लायक था। रोंगरोंग की एनर्जी अलग ही लेवल पर थी। कभी झूचिंग और शाओवू के कान में फुसफुसाती तो कभी मेंग कियान से मेरी पोल खुलवाती। उस सन्नाटे में बस उसकी चहकती आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, पर अंधेरे में 3 परछाइयां चुपचाप हमारे पीछे लग चुकी थीं। अबे ओए काओ, देख रहे हो इस लौंडे की किस्मत? 4-4 माल लपेटे घूम रहा है। इसका ये दुबला पतला बदन झेल भी पाएगा? क्यों ना हम भाई लोग इसका थोड़ा बोझ हल्का कर दें? हैट पहने बुले ने अपनी ठरकी आंखों से झूचिंग और मेंग कियान के फिगर को ताड़ते हुए लार टपकाई। पतले से एकाओ ने माथा सिकोड़ा। अरे यार, कुछ दिन पहले ही तो उसने हमारा इलाज किया था। उस पर हाथ उठाना सही नहीं लगेगा। बाकी लड़कियों को लपेटते हैं। तीसरे बंदे तियान या ने भी हामी भरी। डन है, बुले का प्लान सही है। हम लिन यान और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देंगे। वैसे भी उसकी बंदी एकदम फ्लैट है, कोई मजा नहीं आएगा। 2 के आगे 1 की नहीं चली। एकाओ ने भी मजबूरी में मास्क चढ़ाया और तीनों अचानक छलांग लगाकर हमारे सामने आ धमके। अरे ओ मेरी जान, इतनी आधी रात को बाहर घूमना सेफ नहीं है। क्या इन हैंडसम भाइयों का प्रोटेक्शन चाहिए? बुले ने हवा में गंदे इशारे किए
उसकी ठरक टपक रही थी। सबके कदम वहीं थम गए। मैंने त्योरियां चढ़ाई और एक सांस में तीनों के नाम फेंक दिए। बुले, ए, काओ, तियान या। सामने खड़ा बुले हक्का बक्का रह गया। अबे तेरी, हमने मुंह पर पट्टी बांधी है, फिर भी पहचान लिया? मैंने ठंडी सांस ली। ये इलाके के लोकल गुंडे चोट लगने पर अक्सर मेरे ही पास आते थे। इन तीनों पर तो मेरी खास नजर थी। कुछ ही दिन पहले बुले का इलाज किया था। ये वही ओरिजिनल स्टोरी वाला बुले तिकड़ी गैंग था। क्यों बे? अब मुझ जैसे सीधे साधे हीलिंग मास्टर पर हाथ साफ करने का इरादा है क्या? मैंने भौहें मटकाईं। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मैं सोतो सिटी का जाना माना हीलर था। मुझ पर हाथ उठाने का मतलब था शहर के आधे से ज्यादा सोल मास्टर्स से सीधे दुश्मनी मोल लेना। मुझे नहीं लगा था कि इन सड़क छाप लफंगों में इतना दम होगा। और सच में मुझे आगे बढ़ता देख और निडर रवैया पाकर एकाओ ने सीधे पत्ते खोल दिए। लिन यान, दुनियादारी के कायदे हम भी समझते हैं और हम कोई एहसान फरामोश नहीं है। तू अपनी बंदी को लेकर कट ले, बाकी। वह बीच में रुका। बुले ने तुरंत बात लपकी। बाकी इन तीनों माल को हमारे हवाले कर दे, इसमें तेरा कोई घाटा नहीं है। तीनों हेकड़ी में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड सोल एक्टिवेट करके टूट पड़ेंगे। मेरी बाहों से चिपकी रोंगरोंग ने पूछा, तुम इन्हें जानते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हल्की फुल्की जान पहचान है। इसी इलाके के टपोरी हैं। तीनों के तीनों सोल सेक्ट लीडर्स यानी सोल एंसेस्टर हैं। सोल एंसेस्टर? रोंगरोंग सहम गई। मैंने उसका हाथ थपथपाया और प्यार से कहा, चिल कर, सब संभाल लूंगा। फिर मैंने तीनों की तरफ देखा और स्टोरेज से सिक्कों की थैली निकालकर उनके पैरों में फेंक दी। खनन की आवाज के साथ थैली खुली और सोने के सिक्के बिखर गए। ये लो 100 गोल्ड कॉइन्स, चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास भले ही संख्या ज्यादा थी, पर ऊपर ऊपर से हमारी टीम की फाइटिंग पावर कम दिख रही थी। जब जेब में अंधा पैसा हो तो जो मामला पैसों से सुलझ जाए उसमें हाथ गंदे करने की क्या जरूरत? 100 गोल्ड कॉइन्स। बुले के मुंह में पानी आ गया, पर वह सिक्के उठाने नहीं झुका। लिन यान, मैंने पहले ही कहा है कि यह तेरे खिलाफ नहीं है। हमें पैसों की भूख नहीं है, बस इन हसीनों का साथ चाहिए। तियान या ने भी हेकड़ी दिखाई। लिन यान, समझदारी इसी में है कि पतली गली पकड़। तू सिर्फ एक हीलर है, हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। एकाओ ने भी सुर मिलाया। हाँ भाई, उस बदनाम गली की औरतें झेल झेल के पक चुके हैं। आज कुछ फ्रेश चाहिए। पैसे अपने पास रख, आज तो हम फुल मजे लेकर ही रहेंगे। तू कितना भी पैसा फेंक ले, बात नहीं बनेगी। तीनों सीना ताने अड़े रहे, 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह देखकर मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। बात नहीं बनेगी? चलो बढ़िया है, फिर तुम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। वैसे भी अपने नए हथियारों का टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ बकरे चाहिए थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। रोंगरोंग ने घबराकर मेरा हाथ खींच लिया। लिन यान, ये क्या कर रहे हो? तुम तो सिर्फ हीलर हो ना? वह मुड़कर बाकी लड़कियों की तरफ चिल्लाई। शाओवू, झूचिंग, मैं तुम्हें बफ देती हूँ। इससे पहले कि रोंगरोंग अपनी बात पूरी करती या शाओवू और झूझूचिंग अपने सोल्स एक्टिवेट कर पाती, मेरे चारों तरफ अचानक तेज सुनहरी लाइट चमक उठी। रोशनी छंटते ही हवा में दर्जनों नुकीले गन की नली जैसे मेटल बैरल्स तैरने लगे। मेरी मेंटल पावर के इशारे पर वो शांति से हवा में लटके थे। ये लेवल 2 क्राफ्टिंग बेंच से तैयार की गई मेरी 12 फ्लोटिंग कैनन्स थीं। बैरल के पिछले हिस्से में सुनहरी लाइट धड़क रही थी, पूरी तरह चार्ज। लड़कियां फटी आंखों से देखती रह गईं। मेंगकियान के मुंह से निकला, ये क्या बला है? कोई सोल स्किल है क्या? पीछे हटो सब, कहीं लपेटे में न आ जाओ। मैंने एक कदम और बढ़ाया। सुनहरी सोल पावर के झटके से फ्लोटिंग कैनन्स में भयंकर कंपन हुआ। बुले और उसके चमचे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही 12 तोपों ने एक साथ आग उगल दी। 4 स्नाइपर कैनन्स से लेजर बीम्स निकली, 4 ग्रेनेड कैनन्स से ताबड़तोड़ ब्लास्ट करने वाले गोले बरसे और बाकी 4 हैवी कैनन्स ने आग का ऐसा सैलाब छोड़ा कि पलक झपकाते ही तीनों टपोरी बारूद के धुएं और आग में दफन हो गए। तीनों का रिएक्शन टाइम भी बुरा नहीं था। लपटों के बीच बुले ने जैसे तैसे अपना टियालुओ ट्विन शील्ड सोल निकाला और अपनी जान बचाते हुए चीखा, अरे बाप रे, ये कौन सा जादू टोना है? तियान या और एकाओ ने भी अपने सोल्स निकाल लिए और आग से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। आग के घेरे के बाहर मैं बड़े टशन से टहल रहा था। कलाई घुमाकर मैंने एक बड़ी डबल बैरल शॉटगन जैसा भारी सोल टूल निकाला। डबल बैरल मिनी सोल कैनन, लेवल 2 टूल्स में सबसे ज्यादा डैमेज और सबसे बड़े दायरे वाली गन। बस निशाना थोड़ा कच्चा था जो इस भीड़ पर बिल्कुल फिट बैठता था। मैं धमाकों से 4-5 मीटर की दूरी पर रुका। सुनहरी आग की लपटों में मेरा चेहरा और भी कातिलाना लग रहा था। दोनों हाथों से शॉटगन को लोड करते हुए मैंने कहा, मेरे पास फालतू बकवास का टाइम नहीं है। उम्मीद है तुम लोग ऊपर जाने की तैयारी करके आए होगे। बात खत्म होते ही मैंने सीधे धमाके के बीचों बीच ट्रिगर दबा दिया। धड़ासम एक कान फाड़ू ब्लास्ट हुआ। बुले की शील्ड में बड़ा सा छेद हो गया और आग की लपटें सीधे अंदर घुसकर तीनों के कपड़ों को सुलगाने लगीं। तियान या का धीरज जवाब दे गया, लिन यान, तूने खुद मौत को दावत दी है। 4th सोल स्किल जेड शैडो ब्लेड। उसने अपने हरे चॉपर से एक खौफनाक ब्लेड लाइट सीधे मेरी गर्दन की तरफ फेंकी। लिन यान, बचो! रोंगरोंग चीख पड़ी और डर के मारे आंखें बंद कर लीं। बाकी लड़कियां भी खौफ में आ गईं। लगा कि यह वार मुझे चीर देगा, लेकिन लेवल 2 बेसिक सोल शील्ड। मैंने सिर्फ हाथ उठाया और हाई टेक वाइब वाली एक सुनहरी शील्ड सामने आ गई। हरी ब्लेड लाइट शील्ड से टकराकर चिंगारियां उड़ाने लगीं और शील्ड चटकने लगीं। आखिर लेवल 2 शील्ड 4th सोल स्किल का पूरा वार नहीं झेल सकती थी, पर मेरे पास सोल पावर का अंधा बैकअप था। एक टूटी, मैंने तुरंत दूसरी चढ़ा दी।
ऐसी शील्ड्स तो मैंने थोक के भाव बना रखी थी। सबके जबड़े खुले के खुले रह गए जब मैंने लगातार 3 शील्ड्स फोड़कर तियानिया की 4th सोल स्किल को हवा में ही फुस कर दिया। क्या? तियानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोतो सिटी में इतने साल गुंडागर्दी की, पहली बार किसी को जान से मारने के लिए 4th स्किल निकाली थी और इस लौंडे ने खड़े खड़े उसे नाश्ते की तरह चबा लिया। वो सुनहरी ढाल क्या थी? कोई सोल स्किल थी क्या? इससे पहले कि उसका दिमाग काम करता, मैंने स्टोरेज रिंग से 2 सुनहरे गोले निकाले। लेवल 2 फिक्स्ड ब्लास्ट शेल्स यानी हाई टेक चार्ज्ड ग्रेनेड्स। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वो दोनों गोले शील्ड के छेद से अंदर फेंक दिए और शॉटगन से ट्रिगर दबाकर हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। बूम! बुले की ढाल के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद तो मैंने पूरा गोला बारूद खोल दिया। फ्लोटिंग कैनन्स, डबल बैरल गन और ब्लास्ट शेल्स की ऐसी बारिश की जैसे दिवाली का पटाखा हो। लेवल 48 की फुल सोल पावर और जेब में भरा बारूद। पूरी गली सुनहरी आग से दिन की तरह चमक उठी और धमाकों से दहल गई। अपनी सोल पावर को सीधी तरह तोप की तरह दागने का नशा ही अलग था। न जाने कितनी देर तक यह तांडव चला। जब मेरी सोल पावर थोड़ी कम होने लगी तब जाकर धुआं छंटा। बुले और एक काओ अधमरे होकर जमीन पर पड़े थे और तियान या उनके ऊपर गिरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं उसके सामने जाकर रुका। चेहरे पर वही शांत भाव था पर अंदर एक खौफनाक एक्साइटमेंट दौड़ रही थी। हाथ में थमी सोल कैनन हल्की हल्की थरथरा रही थी, कांप रहा था। बुले ने अधमरी हालत में आंखें उठाईं और लड़खड़ाती आवाज में बोला, तू तो हीलिंग मास्टर था ना? हीलिंग मास्टर? मैं ठंडे अंदाज में हंसा। आंखों में एक झटके में कातिलाना तेवर उतर आए। हीलिंग मास्टर हूँ तो क्या तुम्हारी दादागिरी सहने के लिए बैठा हूँ? परसों ही तेरी हड्डियां जोड़ी थी और आज तू मुझ पर ही चढ़ाई करने आ गया? क्या सोचकर निकला था घर से? बात पूरी होते ही मैंने बंदूक की नली सीधे बुले के माथे पर सटा दी। इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगता, मैंने सोल पावर का फ्लो दिया और सीधा ट्रिगर दबा दिया। धाएं! बुले का सिर तरबूज की तरह फटकर बिखर गया। खून और मांस के चीथड़े उड़ते ही मेरी सुनहरी सोल शील्ड चमक उठी और सारे छींटों को हवा में ही रोक दिया। गली में फिर से सन्नाटा पसर गया। चांदनी रात में सफेद सुनहरे कपड़ों, गोरे रंग और सुनहरी आंखों के साथ मेरे चारों तरफ धुआं किसी सुनहरे कोहरे की तरह तैर रहा था, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतरा हो। बस हवा में बारूद और खून की गंध थोड़ी ज्यादा थी। मैंने गन की नली नीचे जमीन की तरफ की और चांद की तरफ देखा। इस दुनिया में आकर पहली बार किसी को टपकाया था। सच कहूं तो बड़ा सुकून मिला। धूल का बवंडर शांत हुआ तो मैंने अपनी आंखें झपकाईं ताकि उड़ती राख आंखों में न जाए। दूर खड़ी लड़कियों की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वो सीधे मेरे इस रूप पर फिदा हो गईं। निंग रोंगरोंग सबसे पहले संभली और भागती हुई मेरे पास आई। लिनयान! मैंने गर्दन घुमाकर देखा। क्या हुआ? मेरे गोरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर रोंगरोंग कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। जब मैंने अपना हाथ उसकी पतली कमर पर लपेटा तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने कभी मुझे देखा तो कभी हाथ में थमी डबल बैरल कैनन को, और बिना सोचे समझे उसका हाथ सीधे गर्म नली पर जा लगा। अरे मत छू, गर्म है। पर मेरी वार्निंग थोड़ी लेट हो गई। उंगली टच होते ही रोंगरोंग दर्द से बिलबिला उठाई। मैंने तुरंत फ्लोटिंग कैनन्स और शॉटगन को स्टोरेज रिंग में डाला और उसका हाथ पकड़ लिया। जल गया ना? फर्स्ट सोल स्किल सेक्रेड लाइट हीलिंग। प्रेयर एंजल एक्टिवेट हुआ और एक सुनहरा गोला रोंगरोंग की उंगलियों पर उतरा। जला हुआ निशान सेकंड्स में गायब। 12 पंखों को फैलाकर मैंने उसे बाहों में समेट लिया। एकदम फिल्मी सीन बन गया। तभी लड़कियों को स्ट्राइक किया। इस पूरे ड्रामे में मैंने एक बार भी अपना सोल बाहर नहीं निकाला था। रोंगरोंग ने आंखें उठाकर पूछा, ये सोल स्किल नहीं थी तो फिर वो सब क्या था? सबके उड़े हुए तोते देखकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। हा, अरे कोई सोल स्किल नहीं थी, टाइम पास में बनाए हुए कुछ खिलौने हैं बस। खिलौने? मैंने भौहें मटकाई। हाँ, क्यों? चलाकर देखना है क्या? मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था जैसे चिप्स का पैकेट ऑफर कर रहा हूँ। कोई बंदा मर्डर करने के बाद इतना चिल कैसे रह सकता था? रोंगरोंग ने हैरानी और एक्साइटमेंट में पूछा, क्या मैं भी चला सकती हूँ? बिल्कुल। मैंने कलाई घुमाकर दोबारा वो डबल बैरल कैनन निकाली और रोंगरोंग के हाथों में थमा दी। मैं पीछे से उससे चिपक कर खड़ा हुआ, उसके हाथों को सपोर्ट दिया जैसे कोई शूटिंग कोच अपने स्टूडेंट को सिखाता है। गन की नली सीधे बुले और उसके साथियों की लाशों पर तान दी। बस निशाना साध, सोल पावर फ्लो कर और ट्रिगर दबा दे। मेरे कानों के पास फुसफुसाते ही रोंगरोंग ने वैसा ही किया। धड़ास सस्सम, एक और भयंकर धमाका हुआ। मेरे हाथों से गोल्डन ब्लास्ट निकला था पर रोंगरोंग की सोल पावर से सियान कलर यानी फिरोजी रंग का भयंकर गोला छूटा। फिरोजी आग और धुएं ने उन तीनों की लाशों के चीथड़े हवा में उड़ा दिए। मलबे के टुकड़े हमारी तरफ आते उससे पहले मैंने फिर से शील्ड लगाकर सबको बचा लिया। धमाका शांत होते ही गली में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। शायद रोंगरोंग ने जरूरत से ज्यादा एनर्जी झोंक दी थी। उन तीनों का नामो निशान तक मिट चुका था। सीधे राख। लड़कियों के दिमाग की बत्ती पूरी तरह गुल हो गई। अगर पहले मेरे हमले ने उन्हें दिखाया था कि एक हीलर भी तबाही मचा सकता है, तो अब रोंगरोंग जैसी एक सपोर्ट मास्टर के हाथों इतना भारी ब्लास्ट देखना पूरे सोल मास्टर सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। मतलब सिर्फ इस लोहे की नली को पकड़कर कोई भी ऐरा गैरा इतनी खौफनाक पावर हासिल कर सकता था। मेंग कियान एक आम लड़की थी तो उसे इसकी असली गहराई का अंदाजा नहीं था, पर रोंगरोंग, शाओ वू और झू झूचिंग के होश फाख्ता थे। ओरिजिनल स्टोरी में तांग सान के तीरों को देखकर जैसा रिएक्शन था
रोंगरोंग के दिमाग में तुरंत आया कि अगर यह तोप 7 ट्रेजर सेक्ट के शिष्यों के हाथ में आ जाए तो क्या होगा। शाओ वू इस बात से हैरान थी कि यह हथियार तांग सान के गुप्त हथियारों से लाख गुना ज्यादा पावरफुल था। वहीं बर्फ जैसी ठंडी झू झूचिंग के गोरे गालों पर भी हल्की लाली छा गई। उसकी डार्क पर्पल आंखों में ताकत की एक अजीब सी भूख चमक उठी। लिन यान, रोंगरोंग ने मेरी बाहों में अपनी गोरी गर्दन घुमाई और गन के बट को कसकर पकड़ते हुए बोली, क्या तुम ये मुझे गिफ्ट कर सकते हो? अरे ना बाबा ना। मैंने झट से गन खींचकर स्टोरेज रिंग में डाल दी, जैसे कोई अपना खिलौना छुपाता है। बड़ी मेहनत से एक पीस बनाया है, जब मेरा दिल भर जाएगा तब सोचूंगा। मैंने रोंगरोंग की कमर से हाथ हटाया, अपने कपड़ों की सलवटें ठीक की और कहा, चलो छोड़ो ये सब, पहले कबाब निपटाते हैं। मैं आगे बढ़ गया। लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकते हुए मेरे पीछे हो लीं। उस रात की दावत में सिर्फ मैं और मैंग कियान मजे से खा रहे थे। बाकी तीनों लड़कियां खोई खोई सी थीं। दिमाग में बस वही आग, धमाके और वो खतरनाक हथियार घूम रहा था। देर रात सब एकेडमी लौटे। मैं अपने प्राइवेट कमरे में घुसा। रोज के रूटीन के मुताबिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाले मेडिकेटेड बाथ में उतर गया ताकि रिलैक्स होकर सो सकूं। कल सुबह ऑस्कर के लिए सोल रिंग ढूंढने स्टार डॉ ग्रेट फॉरेस्ट जाना था। पूरी एनर्जी बचाकर रखनी थी। हंटिंग कहानी के हिसाब से इसी ट्रिप में तांग सान को उसका एक्सटर्नल सोल बोन 8 स्पाइडर लांस मिलने वाला था। इस चिंदी चोर के हाथ वो सोल बोन तो किसी कीमत पर नहीं लगने दूंगा। गर्म पानी के टब में लेटे लेटे मेरी आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई। भाई यू शियाओगांग तो नाम का मास्टर था। तांग सान को असल में भगवान उस मैन फेस्ड डेमन स्पाइडर ने बनाया था। 2000 साल के उस स्पाइडर से मिले 8 कांटों ने तांग सान के शरीर में कम से कम 7-8 बार म्यूटेशन करके उसे बेहिसाब ताकत दी थी, जो आखिर में सी गॉड के 8 पंखों में बदल गई थी। अगर मैं साथ जाकर भी तांग सान को वो सोल बोन लेने दूं तो दुश्मनी पालने का क्या फायदा? सीधे जाकर उसकी गुलामी ही न कर लूं? कुछ भी हो जाए, उस मकड़ी का सोल रिंग और बोन तांग सान को नहीं मिलना चाहिए। उल्टा उसे पट्टी पढ़ाकर कोई सबसे रद्दी 3rd रिंग चिपकवाऊंगा। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई। टब का पानी ठंडा हो चुका था। मैं बाहर निकला, बदन पोंछा और जैसे ही साफ नाइट सूट पहना, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। लिन यान सो गए क्या? दरवाजे पर निंग रोंगरोंग नहीं बल्कि ढीले ढाले नाइट गाउन में झू झूचिंग खड़ी थी। चांदनी में पारदर्शी जाली वाला डार्क पर्पल नाइट गाउन धुंधला सा चमक रहा था। आधा ढका आधा खुला वो सीक्रेट अंदाज ऐसा था कि मेरी नजरें खुद ब खुद उस पर टिक गईं। ढीला कपड़ा उसके बदन पर थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। अनजान बंदा सोचता कि शायद मोटी है, पर मुझे अच्छे से पता था कि उसका कातिलाना फिगर इस गाउन में समा नहीं पा रहा था। घूंट। मेरे गले से थूक गटकने की आवाज आई। इतनी आधी रात को इस हुलिये में मेरे कमरे पर? कहीं मुझे सिड्यूस करने का इरादा तो नहीं? ये कोई मेरा वहम नहीं था, सीधा सोने का टाइम था। उसने खुद ही पहल की। फिक्र मत करो, रोंगरोंग सो चुकी है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। अरे भाई, मैं तो वैसे भी तुम्हें अंदर बुलाने वाला था, पर तुमने यह बोलकर माहौल को और सस्पिशियस बना दिया। झू झूचिंग ने झट से हाथ हिलाए। गलत मत समझो, बाहर बस ठंड लग रही थी। चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। आधी रात को खुद कोई चलकर आए तो दरवाजे से भगाने की बेवकूफी मैं नहीं करने वाला था। झू झूचिंग चाहे जिस भी इरादे से आई हो, सिर्फ टाइम पास गप्पे लड़ाने तो नहीं आई थी, और मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं था। खट। दरवाजा बंद होने की आवाज पर कमरे के अंदर पहुंची झू झूचिंग का पूरा बदन एकदम अकड़ गया। मेरा अंदाजा सही था। इतनी रात को इतने हल्के कपड़ों में किसी लड़के के कमरे में घुसना, वह भी किसी मकसद से। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के साथ इस तरह अकेले थी तो नर्वस होना बनता था। हम दोनों सोफे के पास पहुंचे। मैंने उसे गुनगुना पानी दिया और सोफे पर टिक कर उसके बोलने का वेट करने लगा। थोड़ी देर में उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा, लिन यान, वो जो तुमने हथियार यूज किया था, क्या मैं उसे एक बार फिर देख सकती हूँ? मुझे समझ आ गया, सारा खेल इस सोल टूल का था। मैं फालतू में सोच रहा था कि मेरे चाम पर फिदा होकर डोरे डालने आई है। मैंने मन ही मन होंठ बिचकाए। स्टोरेज रिंग से डबल बैरल सोल कैनन और फ्लोटिंग कैनन दोनों निकाली और उसके सामने बढ़ा दी। ये वाली देखनी है या ये वाली? दोनों चलेंगी? मैंने दोनों को सीधे टेबल पर रख दिया। आराम से देख लो, बस बिना बात के सोल पावर मत डालना, कहीं मिसफायर न हो जाए। ठीक है। उसने सोल कैनन उठाई, उलट पुलट कर सहलाया और टेस्ट करने के लिए उसमें हल्की सी सोल पावर इंजेक्ट कर दी। नली से तुरंत पर्पल लाइट चमकी। शुक्र था कि उसने ट्रिगर नहीं दबाया, वरना ब्लास्ट हो जाता। अगले ही पल झू झूचिंग ने वो डबल बैरल गन सीधे अपने स्टोरेज टूल में ठूंस ली और दूसरा हाथ टेबल पर रखी फ्लोटिंग कैनन की तरफ लपका दिया। मैंने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सिर्फ देखने को बोला था, तुम तो सीधा डाका डाल रही हो। मेरा दिमाग घूम गया। सोचा था वो वेपन मांगेगी या शायद थोड़ा सिड्यूस करेगी, पर ये बंदी तो सीधे डकैती पर उतर गए। क्या इसे भी लगता था कि सपोर्ट मास्टर सीधा साधा बकरा होता है? इतनी बेवकूफ तो नहीं दिखती थी। जवाब तुरंत मिल गया। कलाई पकड़े जाने पर झू झूचिंग ने दूसरे हाथ से फ्लोटिंग कैनन छीनने की कोशिश की। मुझे लगा वो फाइट करेगी, पर तभी उसके चेहरे पर एक लाचार, मासूम और रोनी सी सूरत आ गई। लिन यान, प्लीज ये मुझे दे दो, है ना? हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसके इस यू टर्न से पूरी तरह चकरा गया। 1 सेकंड पहले डकैती, अगले ही सेकंड भीख। ये लड़की चाहती क्या है आखिर? अरे ओ मैडम, रोंगरोंग मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने मांगा तब भी मैंने नहीं दिया। तुम किस हैसियत से? मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। झू झूचिंग ने सीधे मेरी बात काट दी।
है? मेरा चेहरा अजीब सा बन गया। वह आगे बोलती गई, लिन यान, तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हो ना? सच सच बताओ। लड़की सच में शातिर थी। मना करने के बाद भी उसने गन में सोल पावर सिर्फ यह चेक करने के लिए डाली थी कि क्या इसे कोई भी यूज कर सकता है। जैसे ही उसकी घोस्ट कैट वाली पर्पल एनर्जी गन में दौड़ी, उसे मेरी असली औकात समझ आ गई थी। जल्दी बोलो ना, तुम इससे भी भारी वेपन्स बना सकते हो ना? उसकी जल्दबाजी देखकर मेरा टोन एकदम ठंडा और रूखा हो गया। इसका तुमसे क्या लेना देना? पहले मुझे उसका शांत स्वभाव पसंद था, इसलिए इज्जत से बात कर रहा था, पर इस बदतमीजी के बाद मेरा पारा गिरना तय था। झू झूचिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घबरा कर बोली, लिन यान, तुम बना सकते हो ना? प्लीज बताओ। मैं चुप रहा, आंखें और ठंडी हो गईं। उसने आगे कहा, सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत रूड हो गई थी, लेकिन मुझे ताकत चाहिए। तुम्हारे बनाए वेपन्स से ताकतवर बनना है, ताकि जिंदा रहने के लिए मुझे दाई मुबाई के टुकड़ों पर न पलना पड़े। तुम्हें स्टार लुओ के रॉयल सक्सेशन वॉर के खूनी नियम पता ही होंगे। वह टकटकी लगाकर मुझे देख रही थी, अपना दुखड़ा रोकर तरस बटोरना चाहती थी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ठंडी नजरों से घूरता रहा, जैसे अभी भी उसकी हरकत पर खफा हूं। वह खुद ही बोलती रही, मुझे दाई मुबाई के साथ नहीं रहना। मुझे पता है वो रोज उस बदनाम गली में मुंह काला करने जाता है। मुझे उससे घिन आती है। कोई भी लड़की अपने मंगेतर की ऐसी अय्याशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके साथ सड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रह लूं। रुको रुको जरा, मेरा सब्र जवाब दे गया। क्या मतलब तुम्हारे साथ रह लूं? मैं कोई बचा खुचा ऑप्शन हूं क्या? बात करने की तमीज है या नहीं? सॉरी, सच में सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे गुस्सा होते देख उसकी आंखों की घबराहट और बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे संभाले। मेरे चिढ़े हुए चेहरे को देखकर उसने अचानक एक फैसला लिया। वह झटके से खड़ी हुई और उसके बदन से वो पर्पल जालीदार नाइट गाउन सरक कर सीधे नीचे गिर गया। चांदनी रात में उसकी गोरी बेदाग स्किन और मदहोश कर देने वाली खुशबू, सब कुछ बिना किसी पर्दे के मेरे सामने आ गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मेरी सारी नाराजगी, चिढ़ और गुस्सा एक सेकंड में काफूर हो गया। मेरा सिस्टम हैंग हो गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। सोफे पर किसी पत्थर के बुत की तरह बैठा मैं सामने का नजारा देखता रह गया। झू झूचिंग ने नजरें नीचे झुका रखी थीं, होंठ भींच रखे थे, पर पीछे नहीं हटी। मैं न तो पीछे हटा न आगे बढ़ा, बस सन्न होकर घूरता रहा। झू झूचिंग के अंदर जंग चल रही थी। चेहरे का रंग कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। पूरे कमरे में सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने पूरी हिम्मत जुटाई, आगे बढ़कर मुझे सोफे पर दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसका उठता गिरता बदन लगभग मेरे चेहरे से छू रहा था। लिन यान, मैं दाई मुबाई के साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरा दर्द समझ सकते हो? उसके बालों की भीनी भीनी खुशबू मेरी सांसों में उतर रही थी। रगों में खून खौलने लगा और मेरा चेहरा तप गया। इस लेवल के हुस्न के आगे ना कहना नामुमकिन था, पर सिर्फ जिस्म पाना बहुत आसान खेल था। मुझे तो असली मतलब सिस्टम के उस अफेक्शन लेवल के टास्क से था। सिस्टम पैनल पर 70% अफेक्शन लेवल देखकर मैंने जानबूझकर एक पशोपेश वाला चेहरा बनाया। सच में ऐसा चाहती हो? तीर कमान से छूटने के बाद वापस नहीं आता। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि तुम्हें दाई मुबाई से तो छुपना ही होगा। फिलहाल के लिए रोंग से भी सब छुपाना पड़ेगा। सीधी बात बोलूं तो तुम्हें एक अनऑफिशियल साइड लवर बनकर रहना होगा। ये सुनते ही झू झूचिंग के कदम ठिठक गए। वह तो मुझसे मदद मांगकर दाई मुबाई और शाही बेड़ियों से आजाद होकर अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। अगर मेरे साथ भी वही छुपा छुपी का खेल खेलना पड़ेगा तो उसके इस कदम का मतलब ही क्या रह जाता? चेहरे पर जो बनावटी बोल्डनेस थी वो धीरे धीरे पिघल गई और उसका असली मासूम रूप बाहर आ गया। मुझे यही तो चाहिए था। मैं सोफे पर सीधा हुआ, दोनों हाथों से उसकी कमर को सहारा दिया और सीधी नजरों से देखा। सोच समझकर फैसला लो, अभी भी वक्त है। मेरे ऊपर से हटो, मेरा सामान वापस करो और मैं मान लूंगा कि आज रात यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जानबूझकर अपनी हथेलियों का दबाव उसकी कमर पर बनाए रखा और हथियार लौटाने की बात पर जोर दिया। मेरा साफ इशारा था कि उसका अगला फैसला ही तय करेगा कि यह रात किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। वापस पलटना है तो अभी भी चांस है। झू झूचिंग के दिमाग में खलबली मच गई। मेरा यह रूप उसके अंदाजे से बिल्कुल उलट था। उसकी नजर में लिन यान एक सीधा साधा नर्म दिल हीलर था जो हर किसी से मीठी बातें करता था। उसने सोचा था कि अपनी शर्तें रखकर वह एक आम हीलर पर भारी पड़ जाएगी और कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। पर अब समझ आ रहा था कि यह बंदा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। कहीं वो एक दलदल से निकलकर दूसरे समंदर में तो नहीं कूद रही? मेरी तपती हथेलियों की पकड़ और इन शिकारी सुनहरी आंखों के सामने वह भयंकर कंफ्यूजन में फंस गई। एक तरफ तो मेरा केयरिंग नेचर था जहां उसे लगा था कि बात बन जाएगी, दूसरी तरफ मेरा यह भारी डोमिनेंट तेवर। अगर आज रात खुद को सौंप दिया तो आगे चलकर यह बंदा उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। पर जब यहां तक आ ही चुकी थी तो क्या सच में पीछे हटने का रास्ता बचा था? और लौट भी गई तो वही अय्याश दाई मुबाई का सड़ा हुआ मुंह देखना पड़ता। उसकी पर्पल आंखों में एक पक्का फैसला कौंध गया। मैंने सोच लिया है। अगले ही पल उसका अकड़ा हुआ बदन बिल्कुल ढीला पड़ गया और वह पूरी तरह मेरे सीने से आ लगी। चांदनी के साए में सोफे पर दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए। लिन यान, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और मेरा ख्याल रखोगे ना? हाँ बिल्कुल। रुको एक सेकंड,
क्या तुम अपना सोल एक्टिवेट कर सकते हो? मुझे तुम्हारी पूंछ देखनी है। उसी वक्त लड़कियों के हॉस्टल में निंग रोंगरोंग ने रजाई से मुंह निकालकर झू झूचिंग और शाओवू के बिस्तरों की तरफ देखा। अंधेरे में दोनों बिस्तर शांत थे और कमरे में हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। शाओवू, झूचिंग सो गई क्या? उसने फुसफुसाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मतलब दोनों गहरी नींद में थीं। हे, लड़की मन ही मन मुस्कुराई और स्टोरेज टूल से 2 सुनहरे पंख निकाले। ये वही थे जो मैंने उसे दिए थे। एक में फर्स्ट स्किल थकान मिटाने वाली और दूसरे में सेकंड स्किल दिमाग शांत करने वाली। अगर दोनों एक साथ इस्तेमाल करूं तो? जैसे ही दोनों पंखों की एनर्जी एक साथ बदन में उतरी, रोंगरोंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दोनों का मिक्स इतना कमाल का नशा देगा। उसने दोनों पंख एक हाथ में भींचे और दूसरा हाथ चुपके से रजाई के अंदर सरका लिया। आंखें मूंदते ही उस शांत कमरे में हल्की दबी दबी सिसकियों की आवाजें तैरने लगीं। ठंडी हवा चल रही थी और रात गहरी हो रही थी। 2 अलग अलग कमरों में बैठी 2 लड़कियां सिर्फ एक ही नाम जप रही थीं, लिन यान, आई रियली लाइक यू। अगली सुबह स्टार डॉ ग्रेट फॉरेस्ट बेहद खतरनाक था, इसलिए इस हंटिंग ट्रिप को झाओ वूजी खुद लीड कर रहे थे। फ्लेंडर ने सुबह सुबह सबको ग्राउंड में इकट्ठा किया। आज हम ऑस्कर की सोल रिंग के लिए स्टार डॉ फॉरेस्ट जा रहे हैं। झाओ वूजी लीड करेंगे। श्रेक 7 डेविल्स और मेरे साथ कुल 8 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। फ्लेंडर ने सख्त हिदायत दी, तुम लोग अपनी हल्की फुल्की ताकत पर हवा में उड़ना बंद करो और ऑर्डर्स फॉलो करना, खासकर तांग सान। तू! फ्लेंडर ने सीधे तांग सान का नाम लिया। सब कायदे से चल रहे थे, बस यह तांग सान ही रोज रोज मेरे से पंगे ले रहा था। फ्लेंडर को सबसे ज्यादा डर था कि रास्ते में तांग सान मुझ पर हाथ न छोड़ दे, इसलिए उसने झाओ वूजी को 3 बार अलग से अलर्ट किया था। सुबह की ताजा हवा के बीच फ्लेंडर भाषण झाड़ रहा था और बाकी सब अपने अपने ख्यालों में खोए थे। निंग रोंगरोंग, झू झूचिंग और शाओवू के बीच खड़ी थीं। उसने धीरे से झूचिंग से पूछा, झूचिंग, सुबह से तुम्हारी चाल थोड़ी अजीब लग रही है, पैर में चोट लग गई क्या? पहले से ही थोड़ा झेंप कर खड़ी झू झूचिंग ये सुनते ही बुरी तरह सकपका गई। नजरें चुराते हुए हकलाने लगी। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस सुबह पलंग के कोने से पैर टकरा गया था। रोंगरोंग को लगा सच में लग गई होगी। उसने चिंता जताई। अरे ज्यादा लगी है क्या? लिन यान से बोलूं क्या ठीक करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। झू झूचिंग शर्म से पानी पानी हो रही थी। रोंगरोंग जितना हमदर्दी दिखा रही थी, झूचिंग का गिल्ट उतना ही बढ़ रहा था। उसका बस चलता तो जमीन में समा जाती या रोंगरोंग से कोसों दूर भाग जाती, पर रोंगरोंग तो फुल केयरिंग मोड में आ गई। उसने झट से स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा पंख निकाला। तो फिर ये यूज करो ना। झू झूचिंग ने उस जाने पहचाने पंख को घूरा। ये क्या है? ये लिन यान ने मुझे गिफ्ट किया था, इसमें उसकी हीलिंग स्किल भरी है, बस हाथ में पकड़ोगी तो दर्द छूमंतर हो जाएगा। रोंगरोंग ने फर्स्ट स्किल वाला पंख उसकी तरफ बढ़ाया। झू झूचिंग ने मना नहीं किया। रात भर की उस मशक्कत के बाद सच में उसके पैरों में जान नहीं बची थी। ये पंख सच में राहत देने वाला था। चलो भाई, निकलो सब। झाओ वूजी ने हाथ हिलाया और पूरा काफिला स्टार डॉ ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। रास्ते में रोंगरोंग मजे से मेरे बगल में आ गई और मेरा बायां हाथ थाम लिया। तुमने ये चश्मा कब से लगाना शुरू कर दिया? मेरी नाक पर टिके गोल्डन हाफ रिम चश्मे को देखकर उसने हैरानी जताई। भले ही इससे मेरा लुक और भी क्लासी और हैंडसम लग रहा था, पर उसे अजीब लगा। मैंने मुस्कुराकर चश्मा उतारा और उसकी आंखों पर लगा दिया। लगाकर देख जरा। रोंगरोंग ने डाउट में आकर चश्मा पहना और पहनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने चल रहे तांग सान के सिर के ऊपर 3 लाइनें हवा में तैर रही थीं। सोल्स, ब्लू सिल्वर ग्रास, क्लियर स्काई हैमर लेवल, 29 सोल रिंग्स, येलो। ये लेवल 2 का सोल इन्फॉर्मेशन स्कैनर चश्मा था। अभी सिर्फ ये 3 बेसिक डिटेल्स दिखाता था, पर रोंगरोंग का जबड़ा जमीन पर गिराने के लिए इतना काफी था। अरे बाप रे, ये क्या है? और तांग सान के पास 2-2। इससे पहले कि वह चिल्लाती, मैंने फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शश, धीरे बोल। मैंने सीरियस बनने का नाटक करते हुए उसके चेहरे से चश्मा उतार लिया। रोंगरोंग अभी भी शॉक में थी। मेरे क्राफ्टिंग बेंच ने इस सोल बेस्ड दुनिया में सीधे हाईटेक साइंस का तड़का लगा दिया था। अरे मुझे थोड़ा और पहनने दो ना, तुम्हारे पास और क्या क्या खिलौने हैं, जल्दी दिखाओ। खत्म, फिलहाल बस इतना ही था। झूठे कहीं के, पक्का और भी छुपा रखे हैं। रास्ते भर रोंगरोंग मेरे साथ नसी मजाक और छेड़खानी करती रही, पर इस मस्ती के बिल्कुल उलट लाइन के सबसे पीछे दाई मुबाई का चेहरा सड़ा हुआ था। वह खूनी नजरों से झू झूचिंग को घूरे जा रहा था। झू झूचिंग, कब तक मुझे ऐसे इग्नोर करने का नाटक करोगी? तुम श्रेक एकेडमी में मुझे ही ढूंढते हुए आई थी ना, अब जब मैं सामने हूँ तो ये भाव किसको दिखा रही हो? इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।